अब हम पढ़ने वाले हैं रीनल सेल कार्सिनोमा के बारे में। अगर हम बात करें रीनल सेल कार्सिनोमा की, तो जो रीनल मैलिग्नेंसी होती है उसमें 90% जो रहता है वो आरसीसी होता है, और ये यूजुअली मेल्स पेशेंट में ज़्यादा कॉमन होता है। और यूजुअली जब 60 से 70 साल के जब आदमी होते हैं तब ज़्यादा कॉमन होता है। मेल टू फीमेल रेशियो इसका 2:1 होता है। तो अगर हम बात करें मॉर्टेलिटी का, आरसीसी की वजह से जो मॉर्टेलिटी होती है तो आरसीसी 3%, तो 3% मॉर्टेलिटी होती है ग्लोबली अगर हम बात करें तो। अब इसके रिस्क फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, तो अगर हम बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर होता है सिगरेट स्मोकिंग से जो रहता है ऑलमोस्ट 2 टाइम्स, 2 गुना जो रिस्क रहता है वो बढ़ जाता है। फिर दूसरा जो रहता है ओबेसिटी, इन केस ऑफ फीमेल्स में जो कैंसर होता है वो ओबेसिटी रिलेटेड होता है। ऑल्दो मेल्स में 2:1 रेशियो ज़्यादा कॉमन होता है, बट फीमेल्स में होता है तो ओबेसिटी रिलेटेड। फिर तीसरा हाइपर टेंशन, तो हम इसको कैसे याद कर सकते हैं, हॉट, तो हॉट में क्या हो गया, हाइपर टेंशन, ओबेसिटी और टोबैको, तो ये जो रहता है इसकी वजह से आरसीसी होता है। फिर कोई पेशेंट सीकेडी है जिसको, या एनाल्जेसिक ले रहा है लंबे समय से, तो ऐसे केस में सीकेडी डेवलप होता है। फिर अब दूसरा अगर हम बात करें, ये तो था इन्वायरमेंटल की जैसा उसका रहन सहन है। दूसरा ऑक्यूपेशनल की बात कर ले कि ऑक्यूपेशनल में क्या क्या काम करेगा, तो पहला होता है अगर एस्बेस्टस का एक्सपोजर हो रहा है तो ऐसे केस में रिस्क बढ़ जाता है। दूसरा कैडमियम जो रहता है इंपॉर्टेंट होता है। तीसरा ट्राईक्लोरो इथिलीन, तो ट्राईक्लोरो इथिलीन, कैडमियम और एस्बेस्टस, ये होता है कैट। तो कैट से हम याद रख सकते हैं कैडमियम, एस्बेस्टस और ट्राईक्लोरो इथिलीन। फिर अब जेनेटिक फैक्टर्स की बात करें तो ये बेसिकली एक इम्यूनोजेनिक कैंसर होता है जिसमें बहुत सारे जीन्स इन्वॉल्व रहते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो VHL, तो जो VHL डिजीज होता है वो क्रोमोसोम 3 से एसोसिएटेड होता है और ये मिलता है 3p पर। VHL जो रहता है BHL, तो 3 लेटर्स का 3 पे मिलेगा। फिर अगला जो रहता है बर्ट हॉग ड्यूब, तो बर्ट हॉग ड्यूब जो रहता है वो क्रोमोसोम 17 पे मिलता है, ये भी P क्रोमोसोम पे ही होता है, P पार्ट पे। फिर अगला जो रहता है हेरिडिटरी पेपिलरी आरसीसी, तो हेरिडिटरी पेपिलरी आरसीसी जो रहता है वो हम इसको याद रख सकते हैं, पप्पी लेने के लिए साथ आना पड़ता है, तो ये क्रोमोसोम 7 पे होता है और मिलना पड़ता है तो C मैट, तो पपिलरी जो होता है वो होगा C मैट क्रोमोसोम 7 पे। फिर HLRCC जो रहता है वो होता है FH जीन से, तो ये रहा FH जीन से। फिर अदर जो रिस्क फैक्टर हमने डिस्कस कर लिया है वो होता है मेल जेंडर, एक्वायर्ड सिस्टिक किडनी डिजीज अगर कोई पेशेंट डायलिसिस हो रहा है, और रीनल इरिटेशन। फिर अगर हम बात करें कितने टाइप के होते हैं, तो सबसे पहला जो रहता है अगर बात करें तो ये होता है मोस्ट कॉमन क्लियर सेल आरसीसी। क्लियर सेल आरसीसी जो होता है उसकी खास बात क्या होती है, वो VHL म्यूटेशन से होता है। और क्लियर सेल हो या पेपिलरी हो वो कहाँ पे होता है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल PCT पार्ट पे होता है। तो अगर हम बात करें क्लियर सेल आरसीसी में, ये इसमें VHL म्यूटेशन होता है तो क्या होता है, हाइपोक्सिया इंड्यूस फैक्टर जो रहते हैं वो बढ़ जाते हैं। अब हाइपोक्सिया इंड्यूस फैक्टर जब बढ़ता है तो ग्रोथ फैक्टर ज़्यादा रिलीज होते हैं, बेसिकली वस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर और प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर। तो और जो तीसरा रहता है वो GLUT1, तो ये 3 ग्रोथ फैक्टर बढ़ने की वजह से क्या होता है, एंजियोजेनेसिस बढ़ जाती है। तो एंजियोजेनेसिस बढ़ जाता है और क्लियर सेल आरसीसी होता है और PCT पार्ट में होता है। फिर हमने जैसा याद किया था पेपिलरी में क्या होता है, मिलने के लिए क्रोमोसोम 7, तो मेट प्रोटोऑन्को जीन से होता है, और ये भी जो रहता है PCT पे होता है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसी तरह पेपिलरी में एक टाइप 2 भी होता है जो कि फ्यूमरेट हाइड्रेटेज म्यूटेशन से होता है। फिर अगर हम बात करें क्रोमोफोब आरसीसी, ये क्रोमोफोब इतना ज़्यादा डरता है कि ये दूर रहता है, तो ये डिस्टल ट्यूब्यूल में होता है। और ये बेसिकली क्यों होता है, इसमें जो रहता है माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन हो जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया काम नहीं करता है। दूसरा जो रहता है TUSC1 और TUSC2 जीन में म्यूटेशन हो जाता है, और तीसरा फाल्कन जीन में म्यूटेशन हो जाता है। तो फाल्कन जीन में TUSC1 TUSC2 और माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन हो जाता है। अब हम बात करें कलेक्टिंग डक्ट में, तो कलेक्टिंग डक्ट जो रहता है यूजुअली मेडिलरी में रहता है, तो इसको मेडिलरी आरसीसी भी बोलते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव और रेयर होता है। ये जो रहता है यूजुअली स्मार CB1 और INI1 लॉस की वजह से होता है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, एक इंडिया में स्मारक होता है जो लॉस हो जाता है, इंडिया में हो गया तो INI, और स्मारक हो गया स्मार्क
SMAR स्मारक। तो इंडिया में एक स्मारक होता है जो लॉस्ट हो जाता है, तो ये जो रहता है कलेक्टिंग डक्ट। अगर हम बात करें तो INI 1 लॉस, स्मार्क CB 1 लॉस। फिर हम बात करते हैं वॉन हिप्पल लिंडाउ। तो वॉन हिप्पल लिंडाउ जो डिजीज होता है वो बेसिकली उसमें और भी फीचर्स होते हैं अगर बात करें तो, जैसे कि पैनक्रियाटिक सिस्ट मिलेगा उसमें, लिवर सिस्ट भी मिल सकता है, और ब्रेन में हिमेंजियोब्लास्टोमा CNS हिमेंजियोब्लास्टोमा मिलता है। और इसमें जो RCC होता है उसमें बायलेटरल RCC होता है, दोनों किडनी में होगा, और कई जगह होता है, मल्टीफोकल होता है और बार बार होता है, रिकरेंट होता है। तो बायलेटरल होगा, मल्टीफोकल होगा और रिकरेंट होगा। ये तीन कैरेक्टरिस्टिक VSL एसोसिएटेड RCC का होता है। अब बात करें हिस्टोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, यूजुअली हम लोग इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ यूरोपैथोलॉजी या WHO का क्लासिफिकेशन मानते हैं। तो जो हम ऊपर देख रहे थे वही होता है, जो 4 मेन है, बाकी अदर्स होते हैं। उसमें क्लियर सेल RCC सबसे ज़्यादा कॉमन होता है, 70 to 80% क्लियर सेल RCC होता है। फिर दूसरे नंबर पे हम बात करें तो पेपिलरी RCC जो होता है टाइप 1 और टाइप 2, ये ऑलमोस्ट 10 to 15% में होता है। और ये दोनों जो रहते थे कि कहाँ होते थे, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल। फिर जो डिस्टल टिब्यूल था DCT, उसमें 5% पेशेंट्स में क्रोमोफोब RCC मिलता है, और क्रोमोफोब RCC जो रहता है वो जो रहता है डिस्टल टिब्यूल में होता है। फिर फाइनली कलेक्टिंग डक्ट। अब कलेक्टिंग डक्ट की बात करें तो उसे मेडुलरी RCC भी बोलते हैं या ट्रांसलोकेशन RCC। ये बहुत ही रेयर होता है, लेस देन 2% इंसिडेंस होता है। फिर ये जो 4 हो गए, अब फाइनली हम एक जो बचा वो अनक्लासिफाइड जो अदर्स होते हैं, उनको कोई क्लासिफाई नहीं किया गया, ऑलमोस्ट 2% होते हैं, बहुत कम होते हैं। अब ग्रेडिंग की बात करें तो पहले जो था फर्मैन ग्रेडिंग सिस्टम यूज होता था। फर्मैन ग्रेडिंग सिस्टम बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता था, उसमें सेल्स के फीचर्स यूज होते थे। फिर बाद में इसको जो था ISUP ने न्यूक्लियोलर सिस्टम के ऊपर जो था ग्रेडिंग कर दिया। तो ISUP ने फर्मैन ग्रेडिंग को रिप्लेस कर दिया क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता था। तो अब इस वजह से क्या होता है, अब सिर्फ हम न्यूक्लियोलाई देखते हैं। तो अगर न्यूक्लियोलाई अगर बिल्कुल पता नहीं चल रहा है, इनकॉन्स्पिशियस है, तो उसको बोलते हैं ग्रेड 1। ग्रेड 1। फिर ग्रेड 2 में क्या होगा कि जो न्यूक्लियोलाई है वो प्रोमिनेंट है बट हाई पावर, तो 400 की एक्स पावर पे देख रहे हैं तो हमें दिख रहा है क्लियरली। अब ग्रेड 3 में थोड़ा और बड़ा हो जाएगा तो हमें पावर उतना यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ग्रेड 3 में कैसा होगा, 100 पावर पे ही दिख रहा है, तो प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलाई एट 100 पावर। और ग्रेड 4 जो रहता है बिल्कुल अलग दिखेगा, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड सा, जैसे कि सार्कोमेटोइड फीचर्स या रैप्डॉइड फीचर्स। तो ये ग्रेड 4 होता है। तो ये होता है ISUP ग्रेडिंग, और ये किस पे बेस्ड होता है, न्यूक्लियोलर पे बेस्ड होता है। अब स्टेजिंग कैसे करते हैं, तो स्टेजिंग बहुत ही सिंपल होता है। स्टेज 1 की अगर हम बात करें तो इसमें जो ट्यूमर रहता है यूजुअली 7 सेंटीमीटर से कम होता है। तो ये देख सकते हैं 7 सेंटीमीटर से कम ट्यूमर रहता है तो स्टेज 1 होता है, जबकि स्टेज 2 में 7 सेंटीमीटर से बड़ा रहता है। तो 7 सेंटीमीटर का कट ऑफ याद रखना है, 7 सेंटीमीटर से कम स्टेज 1, 7 सेंटीमीटर से ज़्यादा स्टेज 2। अब स्टेज 3 में अगर हम बात करें तो स्टेज 3 में जो रहता है विद इन जीरोटा फेशिया रहता है, जीरोटा फेशिया के अंदर, और स्टेज 4 में जीरोटा फेशिया के बाहर चला जाता है। तो ये स्टेज 3 रहता है विद इन जीरोटा फेशिया, और स्टेज 4 रहता है बियॉन्ड जीरोटा फेशिया। तो अब देखते हैं सबसे पहले स्टेज 1। तो जो स्टेज 1 रहता है 7 सेंटीमीटर से कम रहता है तो उसको हम फर्दर 2 क्लासिफिकेशन करते हैं। टी जो रहता है, T1 जो रहता है 4 सेंटीमीटर से कम होता है, और इसी किडनी के लिए हम लोग पार्शियल नेफ्रेक्टमी करते हैं। जबकि T1B की बात करें तो 4 सेंटीमीटर से बड़ा रहता है बट ये 7 सेंटीमीटर से कम होगा। फिर अगला जो अगर हम बात करें तो T2 है, T2A और T2B। तो सबसे पहले T3 को अलग कर देते हैं। तो T2 जो रहता है वो फर्दर क्लासिफाई रहता है, अगर 7 सेंटीमीटर से और 10 सेंटीमीटर के बीच में है तो ये T2A होता है, और 10 सेंटीमीटर से बड़ा है तो T2B होता है। अब T3 की बात करें तो विद इन जीरोटा फेशिया रहता है, जीरोटा फेशिया के अंदर रहेगा, लेकिन जो रहेगा T3B और T3C में क्या रहता है, IVC इन्वॉल्व कर लेता है। तो 3 वर्ड्स का 3 में क्या याद रखना है, IVC। तो पहले क्या होगा, रीनल वेन में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो T3A में रीनल वेन को इन्वॉल्व कर रहा है, और फिर उसके बाद पेरीनेफ्रिक फैट। तो पेरीनेफ्रिक फैट है, जीरोटा फेशिया के बाहर नहीं जा रहा है। T3B की बात करें तो B में होता है बिलो द डायफ्राम, तो B में बिलो होगा डायफ्राम के, IVC को इन्वॉल्व कर रहा है। और C में क्या होता है, चेस्ट में चला जाता है। तो चेस्ट का मतलब क्या हो गया, अब डायफ्राम वॉल का इन्वेजन हो जाता है। और T4 जो हमने पढ़ा था, T4 जो रहता है बियॉन्ड जीरोटा फेशिया या एड्रिनल में इन्वेजन हो जाता है। तो हम ये देख सकते हैं जीरोटा फेशिया जो है उसके बियॉन्ड चला जाए या एड्रिनल ग्लैंड में यहाँ से यहाँ इन्वेजन हो जाए।
फिर नोडल जो अगर हम बात करें और मेटास्टेसिस, तो इसमें बहुत ही सिंपल होता है नोडल में कि या तो नोड होंगे या तो नोड नहीं होंगे, सिंपल सी बात है। तो ये रहता है नोडल क्लासिफिकेशन का। और अगर हम मेटास्टेसिस का भी बात करें तो उसमें भी सेम यही रहता है, या तो मेट्स होगा या तो नहीं होगा। तो M1 डिस्टेंस मेट और M0 नो मेट्स। अगर हम स्टेज ग्रुपिंग की बात करें तो अगर स्टेज 1 जो रहेगा, स्टेज 1 जैसा हमने पढ़ा, स्टेज 1 बेसिकली क्या रहेगा, T1 को बोलेंगे स्टेज 1, T2 को बोलेंगे स्टेज 2 और T3 को बोलेंगे स्टेज 3, या अगर नोड पॉजिटिव होता है तो स्टेज 3 बोलते हैं। और स्टेज 4 किसको बोलेंगे, T4 को, या मेटास्टेसिस को स्टेज 4 बोलते हैं। अब हम बात करते हैं क्लासिकल प्रेजेंटेशन। जो क्लासिकल प्रेजेंटेशन हम पढ़ते हैं ये रहता है फ्लैंक पेन, मास और हिमेचूरिया। तो हिमेचूरिया हिमेचूरिया मास और पेन जो रहता है HMP शंट में जो रहता है, तो ये जो रहता है यूजुअली 10%, इसका इंसिडेंस 10% होता है। अब जो ज़्यादा अगर इसकी हम डायग्नोसिस की बात करें तो इंसिडेंटली डिटेक्टेड ज़्यादा होता है, क्योंकि आजकल इमेजिंग काफ़ी बढ़ गया है, इसको इसलिए इंटरनिस्ट ट्यूमर भी बोलते हैं या इंसिडेंटलोमा भी बोलते हैं। अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट 20 to 30 पेशेंट्स में पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम होता है। और पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम क्या होता है कि अगर जो ट्यूमर है वो कोई हार्मोन सिक्रीट कर रहा है या कोई साइटोकाइन सिक्रीट कर रहा है, उसकी वजह से बॉडी पे जो चेंजेस आते हैं उसको पैराकाइन उसको बोलते हैं पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम। अब इसमें जो मोस्ट कॉमन पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम होता है वो होता है हाइपर कैल्सीमिया। बाकी और भी होते हैं पॉलीसाइथीमिया, स्टॉफर सिंड्रोम। स्टॉफर सिंड्रोम जो रहता है वो होता है नॉन मेटास्टैटिक हेपेटिक डिसफंक्शन। फिर पेशेंट को हाइपरटेंशन भी होता है, कुशिंग्स डिजीज भी होता है और फेमिनाइजेशन भी होता है, ये अभी हम डिटेल में देखेंगे। फिर पेशेंट को लेफ्ट वेरिकोसील हो सकता है, मेनली बिकॉज ऑफ रीनल वेन इन्वेजन। पेशेंट को बोन पेन भी होता है और कफ होता है, बिकॉज लंग जो रहती है मिड्स में चले जाती है। और अब एक नया जो चीज आता है वो होता है पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम में, एक होता है कफ जो रहता है वो पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम की तरह प्रेजेंट करता है, यूजुअली बिकॉज जो रहता है ब्रेडी काइनिन जो है वो बढ़ जाता है, तो पेशेंट को कफ होता है, क्रोनिक परसिस्टेंट कफ, जो कि बाद में सर्जरी से ठीक हो जाता है। जब हम सर्जरी करके किडनी निकाल देते हैं तो कफ भी चला जाता है। इमेजिंग की अगर बात करें तो सबसे पहले हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं। तो अल्ट्रासाउंड जो रहता है फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन होता है और उसमें हमें हाइपोइकोइक लीजन मिलेगा जो कि सॉलिड होगा। सॉलिड हाइपोइकोइक लीजन एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगा। गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन की अगर बात करें तो वो है सीटी स्कैन। सीटी स्कैन जो रहता है गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन होता है और वो जो रहता है बेसिकली इवेलुएट करता है इनहेंसमेंट पैटर्न। तो इनहेंसमेंट पैटर्न चेक कर रहा है। फिर उसके बाद रीनल वेन और आईबीसी का इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं, नोड्स का इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं, फिर कॉन्ट्रालेटरल किडनी में गया है कि नहीं और एड्रिनल में इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं। तो इसके लिए हम लोग सीटी करते हैं, अभी आगे डिस्कस करेंगे। फिर एमआरआई का बहुत कम और लिमिटेड रोल है। बेसिकली हम तब यूज करते हैं जब आईबीसी में थ्रोम्बस बनता है। तो आईबीसी में थ्रोम्बस के लिए एमआरआई जो रहता है यूज करते हैं, या कोई प्रेगनेंसी में है या जो रेडिएशन अवॉइड करना चाहता है, जिसमें रेडिएशन यूज नहीं कर सकते, उसमें हम लोग एमआरआई यूज करते हैं। पेट सिटी की बात करें तो पेट सिटी भी सेम एमआरआई की तरह बहुत ही लिमिटेड रोल रहता है। और इसका रोल लिमिटेड इसलिए होता है क्योंकि सेंसिटिविटी इसकी बहुत कम होती है। फिर अब बायोप्सी की बात कर लेते हैं। तो बायोप्सी जो रहता है यूजुअली पहले इंडिकेटेड नहीं होता था, अब जो है यूजुअली 3-4 जगह करते हैं, वो देख लेते हैं। अगर कोई ऐसा लीजन है, इनडिटर्मिनेट लीजन है, तो यूजुअली हम सर्जरी के लिए प्रोसीड करते हैं। बट अगर हम उसका जो है फॉलो अप करना चाहते हैं और वो इनडिटर्मिनेट लीजन है, तो हम लोग जो है ऐसे केस में हम लोग बायोप्सी कर सकते हैं। फिर दूसरा, अगर हम डायरेक्टली कीमोथेरेपी स्टार्ट कर रहे हैं तो ऐसे केस में इम्यूनोथेरेपी कीमोथेरेपी स्टार्ट करने से पहले हमें कंफर्म कर लेना होता है कि वो कैंसर है कि नहीं है, तो इसके लिए हम बायोप्सी करा सकते हैं। फिर अगर डिजीज अनडिसेक्टेबल हो गया है तो ऐसे केस में हमें जो है बायोप्सी करा लेते हैं प्रूव करने के लिए कि कैंसर है। और अगर हम लोग जो रहता है, अगर स्मॉल जैसे फोकल डिजीज है और उसके लिए एब्लेशन या कोई और थेरेपी कराना चाहते हैं तो ऐसे केस में बायोप्सी करा देते हैं। बायोप्सी जो रहता है अगर सिस्टिक मासेज हैं तो ऐसे केस में हमें नहीं करना चाहिए, ब्लीडिंग का रिस्क रहता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें जो सिम्टम्स हमने देखा था क्लासिक ट्रायड, तो ट्रायड की क्लासिक बात करें तो हमने क्या पढ़ा, HMP जो रहता है वो क्लासिक रहता है। और HMP में क्या रहता है, हिमेचूरिया हिमेचूरिया रहेगा, फिर मास रहेगा जो कि पैल्पेबल होगा और पेन होगा। तो ये HMP जो रहता है क्लासिकल ट्रायड, ये ऑलमोस्ट 10% इंडिविजुअल्स में मिलता है। और अगर ये जब होता है तो इसका मतलब क्या होता है, बहुत खुश होने के वाली बात नहीं है, क्योंकि इसका मतलब है एडवांस डिजीज है और काफ़ी बड़ा ट्यूमर है, तभी पैल्पेबल मास मिल रहा है और फ्लैंक पेन मिल रहा है।
यूजुअली जो रहता है ये इंसिडेंटली डिटेक्ट होता है। फिर जो अगर हम बात करें मोस्ट कॉमन अगर सिम्टम्स जिसके साथ पेशेंट आता है, अगर अर्ली डिजीज में है, ज़्यादा एडवांस नहीं हुआ, तो मोस्ट कॉमन अगर हम बात करें तो वो हिमेचूरिया होता है। हिमेचूरिया आइदर ग्रॉस भी हो सकता है और माइक्रोस्कोपिक भी होता है, और यूजुअली 40% पेशेंट्स में हिमेचूरिया होता है। दूसरा जो फीचर होता है कैरेक्टरिस्टिक जो रहता है वो फ्लैंक पेन होता है। फ्लैंक पेन जो रहता है मेनली जो रहता है कैप्सूल जो रहता है स्ट्रेच होता है उस वजह से होता है, और इसका भी जो फ्रीक्वेंसी रहता है ऑलमोस्ट 40% होता है ये। बट जो कॉमन रहता है अगर लोकली इन्वेजिव ट्यूमर है तो ऐसे केस में फ्लैंक पेन ज़्यादा कॉमन रहता है क्योंकि इसमें कैप्सूल स्ट्रेच हो रहा होता है। फिर अगला बात करें जो अगर हम पैल्पेबल मास की बात करें तो पैल्पेबल मास जो रहता है वो ऑलमोस्ट 25% केसेस में होता है, और ये अगर है तो एडवांस डिजीज है। अगर आजकल के सिनेरियो में बात करें मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन टुडे जो कि 60% पेशेंट में होता है वो होता है इंसिडेंटलोमा, इंसिडेंटल डिटेक्शन, और ये जो रहता है इमेजिंग पे मिलता है, और जो इमेजिंग रहती है अनरिलेटेड रीजंस के लिए। तो जो हम क्लासिकल ट्रायड देख रहे थे, क्लासिकल ट्रायड जो था अगर बात करें तो उसका 10% इंसिडेंट है, और बट अगर हम इंडिविजुअल सिम्टम्स की बात करें तो हिमेचूरिया 40% पेशेंट्स में होता है। फिर अगर हम बात करें पैल्पेबल मास तो ये भी 40, ये पैल्पेबल मास जो रहता है 25% में होता है, और फ्लैंक पेन जो रहता है 40% में रहता है। तो अगर हम HMP की बात करें हिमेचूरिया मास पेन तो हिमेचूरिया 40% रहेगा, और मास जो रहेगा 25% रहेगा, और पेन रहेगा 40%। तो 40 25 40 ये रहता है। बट अगर हम बात करें जब तीनों एक साथ मिल रहे हैं तो ये 10% पेशेंट में ही मिलता है। अब हम बात करें पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम के, जो आरसीसी के 20 से 30% पेशेंट होते हैं उसमें पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम मिलता है। अगर हम बात करें तो उसमें सबसे पहला पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम जो मोस्ट कॉमन होता है वो होता है हाइपर कैल्सीमिया, और हाइपर कैल्सीमिया ऑलमोस्ट 20% पेशेंट्स में मिलता है। और हाइपर कैल्सीमिया जो रहता है इसके बेसिकली दो रीजन रहते हैं। पहला तो रहता है कि जो ट्यूमर रहता है वो पैराथायराइड हार्मोन रिलेटेड पेप्टाइड निकालता है, पीटीएचआरपी का प्रोडक्शन होता है, इसकी वजह से होता है। तो ऐसे केस में जो ट्यूमर है वो नॉन मेटास्टेटिक होता है। फिर दूसरा अगर हम बात करें कई बार ट्यूमर जो रहता है मेटास्टेसाइज कर जाता है तो ऑस्टियोलिटिक बोन मेट्स होने की वजह से हाइपर कैल्सीमिया होता है, और इसमें जो हम देखेंगे कैल्शियम बढ़ जाता है। कैल्शियम बढ़ जाता है तो जो पैराथायराइड हार्मोन होगा वो कम हो जाएगा, और किडनी से जो फॉस्फेट है उसकी वेस्टिंग होने लगेगी, और विटामिन डी का भी लेवल कम रहता है। तो कैल्शियम बढ़ा तो जो फॉस्फेट है, कैल्शियम बढ़ा तो फॉस्फेट कम हो गया, तो ये चीज़ रहता है हाइपर कैल्सीमिया में। अब हम बात करें पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया जो रहता है वो बेसिकली इसलिए होता है कि जो ट्यूमर रहता है उसमें दो मैकेनिज्म होते हैं। पहला जो रहता है ट्यूमर जो रहता है इरिथ्रोपोएटिन बनाने लगता है, खुद से ही इरिथ्रोपोएटिन बनाने लगता है, और दूसरा रहता है ट्यूमर जो रहता है हाइपोक्सिया क्रिएट करता है। तो हाइपोक्सिया क्रिएट करने की वजह से हाइपोक्सिया इंड्यूस्ड फैक्टर एक्टिवेट हो जाता है, और उसकी वजह से जो रहता है किडनी वो एरिथ्रोपोएटिन रिलीज करने लगती है। तो एक इस तरीके से भी होता है। तो हाइपोक्सिया फैक्टर एक्टिवेशन की वजह से होता है, और ट्यूमर खुद भी बनाने लगता है। तो इसकी वजह से क्या होता है हीमोग्लोबिन और हिमेटोक्रिट बढ़ जाएगा। तो अगर हम बात करें कि एक्टोपिक एरिथ्रोपोएटिन प्रोडक्शन का सबसे मोस्ट कॉमन कॉज कौन सा होता है तो वो आरसीसी होता है। फिर अगर हम बात करें दूसरा तो अगर मेटास्टैटिक डिजीज है तो ऐसे केस में भी इरिथ्रोपोएटिन हाई रहता है। फिर अगर हम बात करें अगला जो डिजीज है वो है स्टॉफर सिंड्रोम। स्टॉफर सिंड्रोम जो रहता है उसको बोलते हैं नॉन मेटास्टैटिक डिसफंक्शन। तो स्टॉफर सिंड्रोम जो रहता है नॉन मेटास्टैटिक लिवर डिसफंक्शन होता है, और ये बेसिकली होता क्यों है क्योंकि जो इंटरल्यूकिन 6 है उसका सिक्रेशन बढ़ जाता है। अब इंटरल्यूकिन 6 बढ़ जाएगा तो किडनी लिवर के जो पैरामीटर्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं, जैसे कि एल्कलाइन फॉस्फेटेज अमीनो ट्रांसफरेज, तो एएसटी एएलपी बढ़ जाएगा, और फिर एल्बुमिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है। पेशेंट का प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो रहता है बढ़ जाता है, और ईएसआर जो रहता है बढ़ जाता है, और हिपेटोस्प्लीनोमेगाली मिलने लगती है। तो कई बार ऐसा लगता है कि जो ये बढ़ रहा है ये मेटास्टेसिस की वजह से होता है, बट ये एक्चुअली मेटास्टेसिस की वजह से नहीं होता है, ये होता है इंटरल्यूकिन 6 की वजह से। ऐसे में अगर किसी भी पेशेंट को अगर स्टॉफर सिंड्रोम डेवलप हो गया है तो उसकी प्रोग्नोसिस बहुत पुअर होती है, इसलिए हमें एज अर्ली एज नेफ्रेक्टमी करना चाहिए, क्योंकि नेफ्रेक्टमी के बाद ये कंडीशन रिवर्स कर सकती है। फिर अगला जो चीज़ है वो है हाइपर टेंशन। अब हाइपर टेंशन जो रहता है वो भी दो तरीके से होता है। पहला होता है रेनिन सिक्रेशन की वजह से, और दूसरा होता है रास एक्टिवेशन की वजह से। तो कई बार ट्यूमर खुद से रेनिन सिक्रेट करता है, कई बार हाइपोक्सिया इंड्यूस हो जाता है जिसकी वजह से रास जो रहता है
वो एक्टिवेट हो जाता है। तो अगर ऐसे में अगर रेनिन या रास एक्टिवेट होता है तो पेशेंट जो रहेगा उसको हाइपरटेंशन हो जाएगा और कभी कभी हाइपोकैलिमिया भी मिलता है और प्लाज्मा रेनिन जो रहेगा वो बढ़ा हुआ रहेगा। तो यूजुअली क्या होता है, अगर रेनिन सिक्रेटिंग ट्यूमर्स है तो हाइपरटेंशन होगा और हाइपोकैलिमिया। तो ये भी जो कंडीशन होती है सर्जरी के बाद रिजॉल्व कर जाती है। फिर अगला जो रहता है कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम भी होता है जो कि बहुत रेयर होता है। इसमें बेसिकली होता क्या है कि जो आरसीसी रहता है वो एसीटीएच प्रोड्यूस करने लगता है। तो जो एसीटीएच प्रोड्यूस करेगा तो ये एक्टोपिक एसीटीएच सोर्स हो जाता है और ये बेसिकली तब होता है जब आरसीसी में कोई न्यूरो एंडोक्राइन वेरिएंट रहता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, हाइपर कॉर्टिसोलिज्म होने लगता है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा हाइपरटेंशन और हाइपोकैलिमिया हो जाता है जो कि हम एल्डोस्टेरॉन के बढ़ने की वजह से देखते ही हैं। तो ये भी कंडीशन जो रहती है ट्यूमर रिमूवल के बाद रिजॉल्व हो जाती है। फिर अगला जो रहेगा, आइदर पेशेंट को फेमिनाइजेशन हो जाएगा और गायनिकोमेस्टिया। तो फेमिनाइजेशन या गायनिकोमेस्टिया जो रहता है वो क्यों इंपॉर्टेंट रहता है। फेमिनाइजेशन और गायनिकोमेस्टिया जो रहता है बेसिकली एस्ट्रोजन प्रोडक्शन का बढ़ जाता है। पहला, एस्ट्रोजन प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, इस वजह से फेमिनाइजेशन होने लगेगा। दूसरा, एरोमेटेज एरोमेटेज का जो है एरोमेटेज का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। अब एरोमेटेज प्रोडक्शन बढ़ने से क्या होता है, पेरिफेरल कन्वर्जन बढ़ जाता है। तो इसकी वजह से जो ब्रेस्ट रहती है वो लार्ज हो जाती है और हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। ये बहुत ही रेयर सिनेरियो है आरसीसी के केस में। फिर जो अगला जो रहता है नया वो है पैरानियोप्लास्टिक कफ। ये भी इंटरल्यूकिन 6 की वजह से होता है और प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से और ब्रेडिकाइनिन। तो ब्रेडिकाइनिन, इंटरल्यूकिन 6 ये सब क्या करती हैं, इनकी वजह से सीवियर इंट्रैक्टेबल कफ होता है जो कि नेफ्रेक्टमी के बाद रिजॉल्व कर जाता है। इसमें कोई भी लंग मेट्स नहीं होते हैं। तो हमने जो ये पढ़ा था पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम, इसमें अगर सबसे मेन बात होती है कि किडनी जो आरसीसी रहता है वो एरिथ्रोपोइटिन रिलीज करता है। फिर भी जो रहता है पैरा पॉलीसाइथीमिया से ज़्यादा कॉमन एनीमिया होता है। ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है। फिर अगर हम बात करें लेफ्ट वेरिकोसील की फॉर्मेशन का, तो लेफ्ट वेरिकोसील जो रहता है न्यू ऑनसेट लेफ्ट वेरिकोसील डिजीज हो जाता है। और ये बेसिकली होता क्यों है, क्योंकि जो ट्यूमर रहता है वो इन्वेड कर देता है और कई बार ऑब्स्ट्रक्ट करने लगता है लेफ्ट रीनल वेन को। तो लेफ्ट रीनल वेन को ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा जिसकी वजह से टेस्टिकुलर ड्रेनेज इम्पेयर्ड हो जाता है। जो ऑनसेट होगा बहुत ही एक्यूट होगा, एक्यूट ऑनसेट होगा और ये नॉन रिड्यूसिबल होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या रहता है, नॉन रिड्यूसिबल होता है। जब पेशेंट लेटता है तो भी वो परसिस्ट करता है। फिर अगला जो रहता है वो राइट वेरिकोसील भी हो सकता है। राइट वेरिकोसील हो सकता है बट कंपेयर टू लेफ्ट वेरिकोसील रेयर होता है। ये बेसिकली तब होगा जब ट्यूमर जो रहेगा आईवीसी में चला जाएगा, क्योंकि अब राइट वेरिकोसील मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है, ट्यूमर जो है आईवीसी में एक्सटेंड कर गया है। और ये यूजुअली इसलिए होता है क्योंकि जो राइट साइड की जो सप्लाई है वो डायरेक्टली आईवीसी में खुलती है। तो ऐसे केस में हमें इमेजिंग कराना बहुत ज़रूरी है अगर राइट वेरिकोसील है। फिर रीनल वेन और आईवीसी थ्रोम्बस जो रहता है हम बात कर रहे हैं, तो वो ऑलमोस्ट 35% पेशेंट जो रहता है आरसीसी में उसमें आईवीसी थ्रोम्बस मिलता है। तो हम याद कर सकते हैं आईवीसी 3, तो 3 वैल्यू से तो ये ऑलमोस्ट 30%, इतना याद कर ले तो 30%। तो इसके थ्रोम्बस को रिमूव करने के लिए जो क्लासिफिकेशन यूज़ करते हैं वो है मायो क्लासिफिकेशन। इसमें हम आईवीसी थ्रोम्बस की पोजीशन जो रहती है वो डिसाइड करते हैं, सर्जरी प्लान करते हैं। और अगर रीनल वेन और आईवीसी का थ्रोम्बस होगा तो पेशेंट को स्क्रोटल वेरिसेस होंगे, स्क्रोटम में वेरिसेस हो जाते हैं और एडिमा हो जाता है। अगर हम बात करें सिम्टम्स की, तो मोस्ट कॉमन साइट अगर मेटास्टैटिक का है तो वो है लंग। लंग जो रहता है मोस्ट कॉमन साइट है। यहाँ पे 50% जो मेटास्टेसिस होता है, 50 to 60% वो लंग में होता है। अब लंग में पेशेंट चला गया तो उसको क्या होगा, पेशेंट विल प्रेजेंट एज अ कफ होगा, डिस्निया होगा, सांस फूलेगा, खून की उल्टी होगी और बार बार इन्फेक्शन होगा। एक इसमें खास बात ध्यान देने वाली बात ये रहती है कि कई पेशेंट्स में पैरानियोप्लास्टिक कफ होता है और पैरानियोप्लास्टिक कफ में जो रहता है कोई भी मेट्स नहीं होता है। फिर जो सेकेंड मोस्ट कॉमन साइट होता है वो है ब्रेन बोन। और बोन जो रहता है वो 40% में होता है, 40% में। और ऐसे में होता क्या है कि लिटिक लीजन्स होते हैं। अब लिटिक लीजन्स होने की वजह से पेशेंट को बहुत सीवियर पेन होता है और ये फ्रैक्चर कॉज कराते हैं और कई दफा जो रहता है स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन भी कराते हैं। लिसिस होने की वजह से पेशेंट का कैल्शियम लेवल बढ़ जाता है और हाइपर कैल्सीमिया होता है। जो हम ऊपर पढ़ रहे थे, दो मैकेनिज्म होता है कैल्शियम बढ़ाने का। पहला जो रहता है पीटीएचआरपी, पैराथायराइड हार्मोन रिलेटेड पेप्टाइड, और दूसरा रहता है ऑस्टियोलिटिक बोन मेड्स। तो ये रहता है। फिर अगर हम बात करें तो बोन जो मेड्स रहता है ऑस्टियोलिटिक होता है। तो इसमें बेसिकली ऑस्टियोलिटिक होने की वजह से स्केलेटल रिलेटेड इवेंट काफ़ी हाई रहते हैं, पेशेंट का फ्रैक्चर हो सकता है
और स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन हो सकता है। फिर अगर हम बात करें लिवर की, तो लिवर में जो रहता है थर्ड मोस्ट कॉमन साइट रहता है, और ये बेसिकली 20% पेशेंट्स में जो रहता है इन्वॉल्वमेंट रहता है इसमें। ऐसे केस में पेशेंट्स की एलएफटी एबनॉर्मलिटीज मिलेंगी और इसमें जो रहता है राइट अपर क्वाड्रेंट पेन मिलता है। अगर लिवर में मेटास्टेसिस है तो हमें उसको स्टॉफर सिंड्रोम से डिफरेंशिएट करना चाहिए, क्योंकि इसमें जो रहता है नॉन मेटास्टेटिक डिसफंक्शन होता है जो कि इंटरल्यूकिन 6 की वजह से होता है। अब बात करें ब्रेन का, तो ब्रेन में मेटास्टेसिस 10% चांस रहती है। पेशेंट को आइदर हेडेक होगा या सीजर्स होगा या कोई डेफिसिट रहेगा, और कई बार ब्रेन में हेमोरेजिक लीजन्स बन जाते हैं, हेमोरेजिक लीजन्स बन जाते हैं। फिर अगर एक होता है एड्रिनल, एड्रिनल में पहला एक तो दूर से जाके मेट्स हो जाए उसे मेट्स बोलेंगे, और दूसरा होता है कॉमन कंटेजियस स्प्रेड। तो कॉमन कंटेजियस स्प्रेड भी होता है। अब हम बात करें तो इसमें जो रहता है यूजुअली जो मेटास्टेसिस एड्रिनल में है वो एसिम्प्टोमेटिक रहता है, उसमें हार्मोनल सिम्टम्स रेयर होते हैं और नहीं आते हैं। फिर अगर हम इमेजिंग की बात करें तो सबसे पहले हमने बात किया था अल्ट्रासाउंड, जो कि इनिशियल इवेल्युएशन के लिए यूज करते हैं। इसका बेनिफिट क्या है कि अगर लीजन सॉलिड है या सिस्टिक, ये हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। और दूसरा, अगर बहुत ही हाईली सिलेक्टेड पेशेंट जिसमें हम बायोप्सी करना चाहते हैं तो उसमें हम बायोप्सी अंदर अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं। फायदा क्या होता है इसमें कि इसका कोई भी रेडिएशन नहीं होता है, काफी सस्ता होता है और रियल टाइम गाइडेंस प्रोवाइड करता है। इसका दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि अगर बहुत ही छोटा लीजन है और डीप लीजन है तो उसको डिटेक्ट नहीं कर पाता है। प्लस ये ऑपरेटर डिपेंडेंट होता है। ऑपरेटर डिपेंडेंट का मतलब है कि अगर रेडियोलॉजिस्ट अच्छा होगा तो इन्वेस्टिगेशन अच्छा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल रेडियोलॉजिस्ट। फिर हम बात करते हैं सीटी। सीटी जो रहता है बेसिकली ये मल्टी फेज सीटी कराते हैं और ये गोल्ड स्टैंडर्ड होता है फॉर डायग्नोसिस और स्टेजिंग के लिए। सीटी में हम लोग बेसिकली जो रहता है एनहांसमेंट देखते हैं और पैरेन्काइमा की डिटेल देख सकते हैं। फिर ट्यूमर का साइज कितना है, वेदर जीरोटा फिशर इन्वॉल्व कर रहा है कि नहीं, नोट्स कैसा है और मेटास्टेसिस है कि नहीं। तो बेसिकली हम लोग टीएनएम स्टेजिंग पूरा पता कर सकते हैं। फिर रीनल वेन इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं है। इसके दिक्कत क्या होती है, ड्रॉबैक क्या होता है कि इसमें जो बेसिकली हम यूज करते हैं वो कंट्रास्ट और रेडिएशन यूज करते हैं। और ऐसे केस में जो दूसरा जो दिक्कत वाली बात होती है वो सिटी में, कि सिटी में कई बार जो रहता है स्मॉल लीजन्स मिस हो जाते हैं। तो अगर बहुत छोटा लीजन है तो वो सिटी में मिस हो सकता है। अब बात करते हैं एमआरआई की। तो एमआरआई जो रहता है, अगर कोई भी थ्रोम्बस है, चाहे आईवीसी में बन रहा है वो, चाहे रीनल वेन में, अगर उसको देखना है तो हमें एमआरआई जो रहता है उसको यूज कर सकते हैं। और दूसरा तब यूज कर सकते हैं जब किसी पेशेंट में कॉन्ट्रास्ट जो है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। इसका बेनिफिट ये रहता है कि इसमें सॉफ्ट टिश्यू बहुत अच्छा ही दिखता है और वस्कुलर डिटेल भी बहुत अच्छे से पता चल जाती है। प्लस किडनी के जो चारों तरफ पेरीनेफ्रिक और पैरानेफ्रिक फैट है उसका भी डिटेक्शन हो जाता है। दिक्कत क्या होती है कि ये हर जगह नहीं होता है, काफ़ी महंगा भी होता है और इसमें मोशन आर्टिफैक्ट्स मिलता है। फिर अगला इन्वेस्टिगेशन है वो पेट सीटी। पेट सीटी जो रहता है यूजुअली हम लोग इनिशियल स्टेज पे नहीं करते हैं, रिकरेंट या मेटास्टैटिक डिजीज में करते हैं। ये अगर कोई छोटा मेट्स होगा उसको भी डिटेक्ट कर लेता है। तो ऑकल्ट मेट्स है उसको डिटेक्ट करने के लिए काफ़ी अच्छा स्पेसिफिसिटी रहता है, बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक रहता है। बल्कि और जब हम अगर प्राइमरी ट्यूमर की डिटेक्शन की बात करें तो उस समय ये बहुत ही पुअर रिस्पॉन्स होता है, लो सेंसिटिविटी। अब बात करें सबसे पहले सीटी प्रोटोकॉल की। तो सीटी में जो रहता है बेसिकली एक नॉन कंट्रास्ट होते हैं, फिर उसके बाद 3 फेज होते हैं। तो नॉन कंट्रास्ट फेज जो रहता है वो बेस लाइन फेज रहता है और वो इसलिए करते हैं कि हम एएमएल को आइडेंटिफाई कर सके। और स्टोन है तो हम लोग एचयू निकालते हैं नॉन कंट्रास्ट सिटी में, और ट्यूमर में भी हम लोग एचयू निकाल सकते हैं। तो एचयू कंपैरिजन जो रहता है या एएमएल डिटेक्शन वो बेसिकली जो रहता है नॉन कंट्रास्ट फेज के ऊपर होता है। फिर जो अगला होता है वो होता है कॉर्टिकोमेडुलरी। फिर उसके बाद जो रहता है नेफ्रोजेनिक और फिर एक्सक्रीटरी। तो आरसीसी के लिए जो बेस्ट आएगा वो नेफ्रोजेनिक फेज होता है। नेफ्रोजेनिक फेज आरसीसी हमने याद किया था कि 60-70 ईयर्स में होता है। तो नेफ्रोजेनिक फेज जो रहता है 80 से 120 सेकेंड जो वाला फेज होता है ड्यूरेशन का वो होता है। तो 60-70-80 ऐसे याद कर सकते हैं। ये जो रहता है मोस्ट सेंसिटिव होता है आरसीसी डिटेक्ट करने के लिए। इसमें क्या होता है कि पूरा का पूरा पैरेन्काइमा इनहेंस करता है और लीजन के बारे में पता चल जाता है। फिर अगर हम कम टाइम में कर रहे हैं 25 से 40 सेकेंड्स में कर रहे हैं तो इसको कॉर्टिको मेडुलरी फेज बोलते हैं। कॉर्टिको मेडुलरी फेज जो रहता है यूजुअली इसमें किसके लिए यूज करते हैं, कोई ट्यूमर बहुत ही हाइपर वस्कुलर है तो उस केस में यूज कर सकते हैं, या रीनल वेन की पेटेंसी देखने के लिए। तो रीनल वेन की पेटेंसी देखने के लिए हम लोग कौन सा फेज कर सकते हैं, हम लोग जो है कॉर्टिको मेडुलरी फेज कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करें क्लियर सेल आरसीसी का, तो क्लियर सेल आरसीसी जो रहता है कॉर्टिको मेडुलरी फेज में काफी स्ट्रांगली इनहेंस करता है, चमकने लगता है।
फिर अगला जो रहता है एक्सक्रीटरी फेज। एक्सक्रीटरी फेज जो रहता है यूजुअली हम 3 to 5 मिनट्स पे बात करते हैं। तो ये जो हमने 3 मिनट पे किया, आरसीसी भी 3 होता है, तो 3 to 5 मिनट पे हमने एक्सक्रीटरी फेज किया। और इसमें हमें जो रहता है पेल्विक कैलेसियल सिस्टम में कोई दिक्कत है तो नहीं, वो पता चल जाता है, और कलेक्टिंग सिस्टम जो है इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं ट्यूमर में, वो पता चल जाता है। तो अगर हम बात करें एनहांसमेंट थ्रेशोल्ड का, अगर एनसीसीटी फेस किया उसके बाद अगर 20 HU से ज़्यादा अगर कंट्रास्ट का इनहेंसमेंट हो रहा है तो ये ट्रू इनहेंसमेंट कहलाता है, और प्रोबेबली ये आरसीसी है। अब बात करते हैं सिटी इनहेंसमेंट पैटर्न और आरसीसी सब टाइप्स के बारे में। तो जो क्लियर सेल आरसीसी होता है, क्लियर सेल, उसमें जो अगर हम इनहेंसमेंट की बात करें तो उसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग इनहेंसमेंट मिलता है। वो एक हाइपर वस्कुलर ट्यूमर होता है। तो क्लियर सेल आरसीसी जो है हाइपर वस्कुलर ट्यूमर होता है, क्योंकि इसमें मेनली VHL से एसोसिएटेड रहता है। तो इसमें हाइपोक्सिया इंड्यूस्ड फैक्टर रिलीज होते हैं जो कि ग्रोथ कराते हैं, एंजियोजेनेसिस कराते हैं। तो इसमें एक स्ट्रॉन्ग कॉर्टिकोमेडुलरी इनहेंसमेंट मिलेगा। जबकि अगर हम पैपिलरी की बात करें तो पैपिलरी जो रहता है इसका अपोजिट रहता है। उसमें जो इनहेंसमेंट रहता है होमोजीनस होता है और लो रहता है, काफ़ी लो होमोजीनस इनहेंसमेंट मिलता है, और ये एक हाइपो वस्कुलर ट्यूमर होता है। तो क्लियर सेल से अपोजिट रहेगा पैपिलरी। फिर अब बात करें क्रोमोफोब। तो क्रोमोफोब वाला जो रहता है वो ऑन्कोसाइटोमा की तरह होता है। क्रोमोफोब आरसीसी जो रहता है ऑन्कोसाइटोमा की तरह होता है, और ये बीच का रहता है, न स्ट्रॉन्ग होता है न लो होता है, इंटरमीडिएट इनहेंसमेंट मिलता है, और ये ऑन्कोसाइटोमा की तरह मिमिक करता है। ऑन्कोसाइटोमा की बात करें तो इसमें जो रहता है सेगमेंटल इनहेंसमेंट मिलता है। तो सेगमेंटल इनहेंसमेंट इन्वर्जन, तो ये जो रहता है ये मिलता है, ये हाईली सजेस्टिव होता है ऑन्कोसाइटोमा का, बट ये जो रहता है डायग्नोस्टिक नहीं रहता है। अब बात करें एमआरआई फीचर्स की क्लियर सेल आरसीसी में, तो सबसे पहले अगर हम बात करें क्लियर सेल की जो मोस्ट कॉमन होता है, तो अगर T1 इमेज की बात करेंगे तो T1 पे ये हाइपो मिलेगा और T2 पे हाइपर मिलता है। T1 पे ये आइसो भी मिल सकता है, बट याद करने के लिए T1 पे हाइपो, T2 पे हाइपर मिलेगा। और इसमें जो रहता है इंट्रासेलुलर फैट जो रहता है विथ सिग्नल ड्रॉप ऑन अपोज्ड फेस, तो सिग्नल ड्रॉप भी इसमें मिलता है। फिर अगर हम बात करें पैपिलरी आरसीसी की, तो पैपिलरी आरसीसी जो रहेगा, ये जो क्लियर सेल है वो T2 पे अगर हम बात करें, बेसिकली हम T2 कराते हैं, तो T2 पे अगर हम बात करें तो ये हाइपर इंटेंस मिलेगा। तो पैपिलरी इसका अपोजिट रहता है T2 पे, ये कैसा मिलेगा, हाइपो इंटेंस, तो हाइपो इंटेंस मिलेगा। फिर अब हम बात करें थ्रोम्बस, जिसके लिए हम बेसिकली कराते हैं, तो वो जो रहता है एमआरआई पे सबसे बेस्ट डिटेक्ट होता है, ऑलमोस्ट 96 से 100% सेंसिटिव रहता है। तो मोर देन 95% सेंसिटिविटी रहती है फॉर थ्रोम्बस। और आईवीसी की वॉल भी देखने के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। इसमें हमें पता चल जाता है कि फैट प्लेन लॉस है कि नहीं, वॉल इरेगुलर है कि नहीं, और ल्यूमेन के बियॉन्ड एक्सटेंशन हो रहा है कि नहीं। अब बात करें पेट सिटी का, तो पेट सिटी में अगर सबसे पहले अगर हम प्राइमरी ट्यूमर की बात करें, प्राइमरी स्टेजिंग में, तो उसमें हम लोग रूटीनली यूज नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत ही पुअर सेंसिटिविटी होती है, पुअर सेंसिटिव ऑलमोस्ट 50 to 60% के लिए। बट इसका हम जब यूज करेंगे वो रहेगा मेटास्टेसिस। तो अगर ऐसे केस में अगर मेटास्टेसिस है, तो मेटास्टेसिस के लिए ये बेस्ट डिफाइंड इंडिकेशन है, मतलब उसी में यूज किया जाता है, अर्ली स्टेज में नहीं करते हैं। वहाँ पे इसकी स्पेसिफिसिटी जो रहती है ऑलमोस्ट 100% रहती है। तो अगर इक्विवोकल मेट्स का केस है जिसमें हम लोग नहीं डिटेक्ट कर पा रहे हैं, तो ऐसे केस में पेट सिटी का रोल होता है। फिर रिकरेंस को भी अगर हमें डिटेक्ट करना है तो ऐसे केस में जो रहता है पेट सिटी का रोल होता है, क्योंकि उस समय इसकी सेंसिटिविटी ऑलमोस्ट 90% होती है और स्पेसिफिसिटी 80% होती है। तो उस टाइम 90% होती है। नॉर्मली जो रहता है प्राइमरी डिजीज में ये 60% सेंसिटिव रहता है। अब रीनल मास बायोप्सी के बारे में बात करें, तो रीनल जो मास होता है वो टोटल 6 जगह रहता है, 6 इंडिकेशंस होता है। उसमें सबसे पहला है कि कोई इनडिटर्मिनेट सॉलिड मास है। तो इनडिटर्मिनेट सॉलिड मास है। इनडिटर्मिनेट सॉलिड मास का मतलब क्या होता है कि जो इमेजिंग है वो डेफिनेटिव नहीं है आरसीसी के लिए, उसमें कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि आरसीसी है। तो ऐसे केस में हम लोग जो रहता है मास की बायोप्सी कर सकते हैं। दूसरा इंडिकेशन रहता है बिफोर सिस्टमिक थेरेपी। तो अगर हम लोग जो है इम्यूनोथेरेपी या टीकेआई दोनों में से कोई भी ड्रग अगर शुरू कर रहे हैं, तो उससे पहले जो रहता है रीनल मास बायोप्सी जो रहता है मैंडेटरी होता है। तीसरा जो केस रहता है उसमें अनरिसेक्टेबल डिजीज है या मेटास्टेटिक डिजीज है। तो ऐसे केस में हिस्टोलॉजी को कंफर्म करने के लिए हमें जो रहता है रीनल मास बायोप्सी कराना पड़ता है। फिर उसके बाद
चौथा है एब्लेशन। अगर हम लोग एब्लेशन करना है तो उसके प्रायर जो रहता है वो करना मैंडेटरी होता है, मैंडेटरी बिफोर एब्लेशन। फिर पांचवा है मल्टीपल लीजन्स। मल्टीपल लीजन्स अगर है तो ऐसे केस में हम मांस की बायोप्सी कर सकते हैं, क्योंकि ईच लीजन्स का जो हिस्टोलॉजी है वो अलग अलग हो सकती है। कोई आरसीसी हो सकता है, कोई क्रोमोफोब हो सकता है, कोई पेपिलरी हो सकता है। फिर जो सिक्स्थ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडिकेशन है वो है एक्टिव सर्वेलेंस। तो अगर कोई रीनल मास है, सॉलिटरी रीनल मास है जिसका साइज 3 सेंटीमीटर से कम है, तो ऐसे केस में हम जो रहता है रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन के लिए या अगर हम चाहते हैं तो हम रीनल मास बायोप्सी कर सकते हैं और पेशेंट को एक्टिव सर्विलांस में जब रखते हैं तो रीनल मास बायोप्सी कर सकते हैं। तो जो 6 इंडिकेशंस हैं रीनल मास बायोप्सी का, तो पहला है इनडिटर्मिनेट सॉलिड मास, दूसरा है बिफोर सिस्टमिक थेरेपी, तीसरा है अनडिसेक्टेबल मेटास्टैटिक डिजीज, चौथा है प्रायर टू अब्लेशन, पांचवा है मल्टीपल लीजन और छठा है एक्टिव सर्विलांस। तो इस केस में हम कर सकते हैं। फिर बायोप्सी कैसे करते हैं, अगर हम बात करें तो बायोप्सी यूजुअली जो रहता है अल्ट्रासाउंड या सीटी गाइडेड करते हैं। बायोप्सी जो है अल्ट्रासाउंड या सीटी गाइडेड करेंगे, क्योंकि जो रहता है हम लोग डायरेक्टली ब्लाइंड पंचर नहीं लेते हैं। जो अप्रोच रहता है वो पोस्टीरियर परक्यूटेनियस अप्रोच रहता है, पोस्टीरियर अप्रोच से जाते हैं। और जो नीडल यूज़ करते हैं उसमें 18 से 20 गेज नीडल यूज़ करते हैं। यूजुअली हम कोर बायोप्सी करते हैं, और जो रहता है यूजुअली 2 से 3 कोर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ को एक्सियल टेक्निक। तो को एक्सियल टेक्निक की मदद से पोस्टीरियर परक्यूटेनियस अप्रोच से जो रहता है नीडल जो रहता है 18 से 20 गेज नीडल का हम लोग जो रहता है बायोप्सी करते हैं। इस टेस्ट की जो सेंसिटिविटी होती है ऑलमोस्ट 90% है, स्पेसिफिक तो ऑलमोस्ट 100% है। लिमिटेशन क्या होता है, अगर मास जो है सिस्टिक रहेगा तो उसमें लो यील्ड होता है, और अगर बाय चांस नेगेटिव बायोप्सी आई तो इसका मतलब ये नहीं कि कैंसर नहीं है, क्योंकि इसकी सेंसिटिविटी 90% है। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट डिस्कस करने से पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है सर्जिकल ट्रीटमेंट। तो सर्जिकल ट्रीटमेंट जो रहता है यूजुअली जो अगर हम बात करें तो ये रहता है लोकलाइज्ड डिजीज। लोकलाइज्ड डिजीज वो होता है जो T1 T2 स्टेज में रहता है, मतलब कि T1 रहता है लेस देन 7 सेंटीमीटर, T2 रहता है मोर देन 7 सेंटीमीटर, T3 रहता है विद इन जीरोटा फेशिया और T4 रहता है बियॉन्ड जीरोटा फेशिया। तो अगर T1 डिजीज है जिसमें T1A है 4 सेंटीमीटर से कम ट्यूमर है, तो उसमें पार्शियल नेफ्रेक्टमी जो रहता है उसको प्रेफर करते हैं, ये गोल्ड स्टैंडर्ड रहता है रिकमेंडेड बाय गाइडलाइंस। तो अगर T1B है 4 to 7 सेंटीमीटर, तो उसमें बहुत सेलेक्टेड केसेस में जो रहता है अगर फिजिबल है तो ऐसे केस में हम जो रहता है पार्शियल नेफ्रेक्टमी कर सकते हैं। फिर AU जो रहता है उसका कहना है कि हमें नेफ्रॉन स्पेयरिंग सर्जरी अगर पॉसिबल है तो हमेशा प्रेफर करना चाहिए। फिर ट्राइफेक्टा जो रहता है पार्शियल नेफ्रेक्टमी का, वो कि पहला नेगेटिव मार्जिन हमें अचीव करना है, दूसरा कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होना चाहिए, और तीसरा जो वार्म स्कीमिया टाइम है वो लेस देन 25 मिनट्स होता है। तो ट्राइफेक्टा जो 3 जरूरी चीज़ें होती हैं एट द टाइम ऑफ पार्शियल नेफ्रेक्टमी कि देयर शुड बी अ नेगेटिव मार्जिन, कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होना चाहिए, और वार्म स्कीमिया टाइम लेस देन 25 मिनट्स होना चाहिए। अगर हम बात करें रेडिकल नेफ्रेक्टमी का, तो अगर बड़ा ट्यूमर है या नॉन सेल्वेजेबल ट्यूमर है तो हमें रेडिकल नेफ्रेक्टमी करते हैं। इसमें रेडिकल नेफ्रेक्टमी करते समय हम किडनी को जीरोटा फेशिया के साथ निकालते हैं, किडनी पेरिनेफ्रिक फैट जीरोटा फेशिया। एड्रिनल जो है उसको निकाल भी सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं रेडिकल नेफ्रेक्टमी में। फिर अगला जो रहता है लोकली एडवांस डिजीज। तो लोकली जो एडवांस डिजीज होता है वो T3 T4 होता है और नोड पॉजिटिव हो सकता है। T3 T4 डिजीज नोड पॉजिटिव लोकली एडवांस डिजीज होगा है। अगर हम बात करें तो अगर इसमें लोकली एडवांस में अगर थ्रोम्बस बना रहेगा जो कि मिलता है, तो 10% पेशेंट जो रहते हैं इसमें थ्रोम्बस रहता है, तो इसमें हम लोग मायो क्लासिफिकेशन का यूज़ करते हैं टू गाइड द अप्रोच। तो मायो क्लासिफिकेशन अगर हम बात करें तो इसमें यूजुअली अगर देखा जाए तो इसमें जो ट्यूमर का थ्रोम्बस है सबसे पहले हम देखते हैं कहाँ तक इन्वॉल्व हो रहा है। अगर ट्यूमर जो है ये रीनल वेन है और रीनल वेन तक इन्वॉल्व रहती है तो इसको बोलते हैं लेवल 0, तो ये लेवल 0 रहता है। फिर अगर हम बात करें कि ट्यूमर जो है आईबीसी में चला गया है, और आईबीसी में जाने के बाद जो ट्यूमर का जो एक्सटेंशन है वो लेस देन 2 सेंटीमीटर है,
लेस देन 2 सेंटीमीटर ये रीनल वेन के ओरिजिन से, तो ये रीनल वेन का ओरिजिन है, यहाँ से जो ट्यूमर है लेस देन 2 सेंटीमीटर है, तो इसको बोलते हैं लेवल 1। तो ये हो गया लेवल 1। लेवल 2 जो रहता है बियॉन्ड 2 सेंटीमीटर होता है, तो 2 सेंटीमीटर के बियॉन्ड जो रहता है लेवल 2 रहता है, और कहाँ तक रहता है, जहाँ से ये मिडिल हेपेटिक जो वेन है वो अराइज करे, तो उसके जस्ट नीचे जो रहता है लेवल 2 रहता है। फिर लेवल 3 जो रहता है वो जो रहता है डायफ्राम के नीचे तक लेवल 3 रहता है, और लेवल 4 जो रहता है डायफ्राम के बाहर हार्ट में चला जाता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें लेवल 0 का, तो लेवल 0 जो रहता है लिमिटेड रहता है रीनल वेन में, और अगर हम बात करें थ्रोम्बस लेवल 1 की बात करें तो उसमें लेस देन 2 सेंटीमीटर आईवीसी में चला जाता है, और लेस देन 2 सेंटीमीटर रीनल वेन के ओरिजिन से होता है। अब लेवल 2 की बात करें तो ये मोर देन 2 सेंटीमीटर होता है, और आईवीसी में एक्सटेंड करता है मोर देन 2 सेंटीमीटर अबव द रीनल वेन, बट हिपैटिक वेन के नीचे होता है। फिर अब लेवल 3 की बात करें तो जो रहता है हिपैटिक वेन के ऊपर होता है बट बिलो द डायफ्राम। और लेवल 4 में क्या होता है, जो ट्यूमर रहता है वो एक्सटेंड कर जाता है डायफ्राम के ऊपर, और बेसिकली ये हार्ट में चला जाता है टेल थ्रोम्बस। तो ये जो क्लासिफिकेशन है ये है मायो क्लासिफिकेशन। ऐसा ही सिमिलर एक एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन होता है जिसमें अगर रीनल वेन तक जाता है तो उसको लेवल 1 बोलते हैं, अगर ये लीवर का बॉर्डर नीचे लोअर बॉर्डर है वहां तक जाता है तो लेवल 2 बोलते हैं, और फिर डायफ्राम के नीचे पूरा जो लीवर के रिट्रोहिपैटिक आईवीसी है यहाँ डायफ्राम के नीचे तक उसको लेवल 3 बोलते हैं, और डायफ्राम के ऊपर जो चला जाता है और हार्ट में तो इसको लेवल 4 बोलते हैं। तो जो इसमें लेवल 3 रहता है उसको फिर फर्दर क्लासिफाई करते हैं 4 टाइप्स में। जो 3A रहता है वो इंट्रा हिपैटिक पार्ट में चला जाता है, 3B में जो रहता है हिपैटिक पार्ट में जो हिपैटिक वेन्स हैं उनको इन्वॉल्व कर लिया है हिपैटिक वेन्स, तो 3B हो गया। फिर 3C जो रहता है सुप्रा हिपैटिक, जो सुप्रा हिपैटिक वेन है उसको भी इन्वॉल्व कर लिया तो 3C होता है। और 3D जो रहता है डायफ्राम के जस्ट हल्का सा ऊपर रहता है हार्ट में नहीं, तो ये 3D होता है। तो ये जो है एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन होता है, इसमें जो होता है सुप्रा डायफ्रामेटिक 3D में आता है, 3D में जस्ट जो डायफ्राम के ऊपर होता है सुप्रा डायफ्रामेटिक, और लेवल 4 हार्ट में आता है। जबकि अगर हम मायो क्लासिफिकेशन की बात करें जो यूज करते हैं तो इसमें जो रहता है डायफ्राम के बिलो ही रहता है लेवल 3, तो मेनली हमें मायो क्लासिफिकेशन याद रखना है। फिर अब आगे बढ़ते हैं लिम्फ नोड डिसेक्शन। तो लिम्फ नोड डिसेक्शन की अगर हम बात करें तो लिम्फ नोड जो इन्वॉल्वमेंट होता है आइदर उसको N1 बोलते हैं, नहीं तो अगर नहीं होता है तो N0 बोलते हैं। तो EAU ये कहता है, यूरोपियन यूनियन जो है उनका ये कहना है कि हमें तभी लिम्फ नोड रिमूव करना है जब वो क्लिनिकली हमें बड़े लग रहे हैं। अगर डिजीज N0 लग रहा है तो हमें करने की जरूरत नहीं है, कोई खास फायदा नहीं होता है। अब बात करते हैं लोकली एडवांस डिजीज में न्यू एडजुवेंट का रोल। तो न्यू एडजुवेंट जो थेरेपी होती है उसका हमारा जो किसी भी कैंसर में मेन टारगेट क्या होता है कि ट्यूमर के साइज को छोटा कर देना ताकि हम सर्जरी अच्छे से परफॉर्म कर सके। और दूसरा हम कर सकते हैं आईवीसी के थ्रोम्बस के लिए कर सकते हैं, ताकि इससे फायदा क्या हो, इससे रिसेक्टिबिलिटी बढ़ जाए। तो जो रहता है ये रहता है न्यू एडजुवेंट थेरेपी, और ये हम अचीव करते हैं विद द हेल्प ऑफ ड्रग्स। तो अगर हम रीनल सेल आरसीसी के केस में बात करें तो अभी जो न्यू एडजुवेंट थेरेपी है उसको स्टैंडर्ड नहीं माना जाता है, यह भी जो रहता है अंडर जो है स्टडी चल रहा है। यूजुअली हम विथ सर्जरी प्रोसीड करते हैं क्योंकि सर्वाइवल काफ़ी अच्छा होता है, तो अर्ली ट्रीटमेंट करना जरूरी होता है। तो यूजुअली जो हम टायरोसिन काइनेज और इम्यूनो ऑन्कोलॉजिकल ड्रग होती हैं उनके कॉम्बिनेशन से स्टडी कर रहे हैं फॉर न्यू एडजुवेंट थेरेपी, जिसका अभी लोकली एडवांस में कोई रोल नहीं होता है। अब बात करते हैं मेटास्टैटिक डिजीज। तो मेटास्टैटिक डिजीज की अगर हम बात करें तो मेटास्टैटिक डिजीज अगर हो गया तो बेसिकली अगर पहला जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है साइटो रिडक्टिव नेफ्रेक्टमी। तो साइटो रिडक्टिव नेफ्रेक्टमी हम आगे पढ़ेंगे। IMDC क्राइटेरिया एक होता है, जब मेटास्टैटिक ट्यूमर हो जाता है तो इसको फिर फर्दर हम क्लासिफाई करते हैं आइदर इट इज फेवरेबल, अनफेवरेबल या इंटरमीडिएट ग्रुप्स में बेस्ड ऑन फ्यू फैक्टर्स। तो वो जो क्राइटेरिया यूज करते हैं वो IMDC क्राइटेरिया होता है। तो अगर IMDC क्राइटेरिया में अगर कुछ जैसे फेवरेबल, इंटरमीडिएट, रिस्क ग्रुप के हैं तो ऐसे केस में हम लोग साइटो रिडक्टिव नेफ्रेक्टमी की प्रोसीड कर सकते हैं, और वैसे साइटोरिडक्टिव नेफ्रेक्टमी का कोई खास रोल नहीं होता है। दूसरा, अगर ऑलिगोमेटास्टैटिक डिजीज है जिसमें मेटास्टेसिस बहुत ही कम है तो उसमें हम लोग जो है ऐसा मानते हैं कि मेटास्टैटेक्टमी करने से देयर इज चांसेस कि सर्वाइवल बढ़ जाए। और मेटास्टेसिस कहाँ पे होना चाहिए, आइदर लंग में, दूसरा बोन में, या तीसरा एड्रिनल में। तो मेटास्टेसिस जो हुआ है उसको निकालने से सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाते हैं इन केस ऑफ ऑलिगोमेटास्टैटिक डिजीज। तो अगर हम IMDC की बात करें तो IMDC जो रहता है मेटास्टैटिक कैंसर में जो रहता है उसको यूज करते हैं क्लासिफाई करने के लिए, और इसको हैंग क्राइटेरिया भी कहते हैं। तो IMDC जो रहता है
इसको हैंग क्राइटेरिया भी बोलते हैं। और ये बेसिकली जो है 6 चीज़ों पे बेस्ड होता है। ये जो 6 चीज़ें होती है हम उनको कैसे याद कर सकते हैं? पेज से, पेज जो रहता है PENTCH, तो पेज से याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो P होता है वो रहता है प्लेटिलेट, तो P फॉर प्लेटिलेट, इसमें जो रहता है थ्रोम्बोसाइटोसिस होता है, प्लेटिलेट बढ़ जाता है। फिर दूसरा जो अगर हम बात करें ई से होता है ECOG स्कोर या KPS, दैट इज कार्नोस्की परफॉर्मेंस स्टेटस। तो ECOG स्कोर या कार्नोस्की परफॉर्मेंस स्टेटस, तो E फॉर ECOG स्कोर भी लेते हैं। तो ECOG जो है वो मोर देन 2 होना चाहिए। फिर अगला जो है हम जो लेते हैं न्यूट्रोफिल्स लेते हैं, न्यूट्रोफिल्स एन फॉर न्यूट्रोफिल्स वो बढ़ जाते हैं, इसको बोलते हैं न्यूट्रोफिलिया। फिर जो रहता है T फॉर टाइम फ्रॉम डायग्नोसिस, तो टाइम फ्रॉम इनिशियल डायग्नोसिस, और वो कितना रहता है? विद इन 1 ईयर। फिर सी जो रहता है C फॉर कैल्शियम लेते हैं, तो अगर सीरम कैल्शियम बढ़ा हुआ है तो उसको लेते हैं। और फिर फाइनली H फॉर हीमोग्लोबिन लेते हैं, H फॉर हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का लेवल कम होता है। तो ये होता है पेंच के बेसिस पे रहता है IMDC रिस्क फैक्टर, इसको हैंग क्राइटेरिया भी बोलते हैं। अगर इसमें से कोई भी फैक्टर है तो हम देख सकते हैं कि इसमें से कोई भी फैक्टर है कि कार्नोस्की स्टेटस जो है 80 से कम है, मतलब पुअर है, तो जो रहता है पुअर की तरफ होता है। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि पेशेंट को इसमें से कोई भी जो ये हम 6 चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं उसका ना न्यूट्रोफिल काउंट बढ़ा होना चाहिए, ना कैल्शियम बढ़ा होना चाहिए, ना उसका परफॉर्मेंस पुअर होना चाहिए, ना प्लेटलेट बढ़ा होना चाहिए, हीमोग्लोबिन भी कम नहीं होना चाहिए। तो अगर ये सब नहीं होती है तो उसको बोलते हैं फेवरेबल, वो फेवरेबल है। और अगर उसमें से एक दो दो अगर कैरेक्टर भी पॉजिटिव है तो इसको इंटरमीडिएट ग्रुप बोलते हैं, और 3 और उसके ऊपर जो रहता है पुअर बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं IMDC रिस्क क्राइटेरिया। IMDC से पहले जो होता था MSKCC यूज करते थे। MSKCC में क्या होता था? वो भी ऑलमोस्ट सेम रहता था, बट जो हम लोग न्यूट्रोफिलिया और थ्रोम्बोसाइटोसिस, ये जो 2 लैब पैरामीटर हैं, इसकी जगह LDH यूज करते थे। तो हम देख लेते हैं कि जो ऊपर के जो है कार्नोस्की ऑलमोस्ट सेम है। फिर हम जो है इसमें न्यूट्रोफिल काउंट और प्लेटलेट ये 2 यूज नहीं करते हैं MSCC में, उसकी जगह यूज करते थे LDH। तो MSCC जो रहता है क्राइटेरिया LDH यूज करते थे, बाकी स्कोरिंग इसमें भी सेम होता था, फेवरेबल, इंटरमीडिएट और पुअर रिस्क। तो ये रहता है MSKCC। तो अब जो रहता है IMDC क्राइटेरिया यूज करते हैं। अब बात करते हैं सिस्टमिक थेरेपी की। तो सिस्टमिक थेरेपी यूजुअली जो रहता है हम एडवांस डिजीज या मेटास्टैटिक डिजीज है तब करते हैं। पहले सबसे पहले हम IMDC में हमने डिस्कस किया कि सबसे पहले क्लासिफाई करते हैं फेवरेबल ग्रुप, जिसमें एक भी जो 6 फैक्टर्स होते हैं, आइदर प्लेटलेट काउंट इंक्रीज, ECOG मोर देन 2, न्यूट्रोफिल्स, टाइम फ्रॉम डायग्नोसिस, कैल्शियम है, हीमोग्लोबिन, उसमें से नहीं होगा तो 0, तो उसको फेवरेबल बोलते हैं। इंटरमीडिएट रिस्क जो रहता है 1 से 2 रहता है, और पुअर रहता है 3, 4, 5, और सारे करेक्टर्स हैं 6। तो ये क्यों डिस्कस किया? हमने ऊपर भी डिस्कस किया था कि जो रहता है साइटोडिडक्टिव नेफ्रेक्ट में किसमें करते हैं? तो साइटोडिडक्टिव नेफ्रेक्ट में अगर फेवरेबल और इंटरमीडिएट ग्रुप तक है, यहाँ तक हम साइटोडिडक्टिव नेफ्रेक्ट में भी ऑफर कर सकते हैं, बट अगर इससे ऊपर फीचर्स हैं, मतलब 2 से ज़्यादा फीचर्स हैं, तो नहीं करते हैं। उसी तरीके से अगर कोई फेवरेबल है जिसमें कोई भी फैक्टर्स नहीं है तो यूजुअली हम जो प्रेफर करते हैं, फर्स्ट जो हमारा ड्रग होगा प्रेफरेंस, वो रहेगा पेम्ब्रेलिजुमैब। तो पेम्ब्रेलिजुमैब जो रहता है वो प्रिफर्ड रहता है इन केस ऑफ फेवरेबल ग्रुप फैक्टर्स। अब पेम्ब्रेलिजुमैब को हम लोग 2 ड्रग कॉम्बिनेशन के साथ यूज कर सकते हैं। पहला रहता है एक्जिटेनिब और दूसरा रहता है लिनवाटिनिब। तो इसमें से कोई भी ड्रग जो रहता है यूज कर सकते हैं। फिर अगला अगर हम बात करें, अगर इंटरमीडिएट या पुअर है तो हमें और खतरनाक ड्रग चाहिए, और खतरनाक यूज करेंगे तो उसके साइड इफेक्ट भी ज़्यादा होते हैं। तो अगली जो खतरनाक ड्रग होगी इंटरमीडिएट, वो निवोलुमैब यूज करते हैं। और निवोलुमैब को हम लोग किसके साथ यूज करते हैं? इपाइलिमुमैब के साथ। फिर अगर हम बात करें कि TKI कब यूज करते हैं, टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर्स, जो हम पढ़ते थे सुनिटिनिब और पैजोपानिब, तो पहले यूज करते थे। अब बेसिकली जो पूरा थेरेपी शिफ्ट हो गया वो इम्यूनो ऑन्कोलॉजी थेरेपी पे शिफ्ट हो गया, जिसमें एक्जिटेनिब, लिनवाटिनिब, पेम्ब्रेलिजुमैब होता है। और TKI जो रहता है तब यूज करते हैं जब इम्यूनो ऑन्कोलॉजिकल ड्रग अभी अनअवेलेबल है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं ये इम्यूनो ऑन्कोलॉजिकल ड्रग के बारे में। तो अगर हम बात करें RCC के बारे में, तो RCC जो रहता है वो एक इम्यूनोजेनिक ट्यूमर है। तो RCC क्या होता है? इम्यूनोजेनिक ट्यूमर है। और ऐसा हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि RCC में सबसे पहले हमने पढ़ा था VEGF का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। फिर दूसरा ये रहता है कि जो इसके ट्यूमर सेल्स होते हैं उसमें PDL1 का एक्सप्रेशन होता है। और तीसरा जो रहता है, इसमें जो रहते हैं काफ़ी TIL मिलता है। TIL होता है ट्यूमर इन्फिल्ट्रेटिंग लिम्फोसाइट्स। तो ये 3 चीज़ें पहला
मस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, दूसरा रहता है PDL1 और तीसरा रहता है TIL। तो ये तीनों चीज जो रहता है तीन चीजों के बेसिस पे RCC जो रहता है तीन चीजों के बेसिस पे हम बोलते हैं ये इम्यूनोजेनिक ट्यूमर है। तो इस इम्यूनोजेनिक प्रॉपर्टी होने की वजह से ये पूरे वर्ल्ड में पहला ट्यूमर है, ऐसा पहला सॉलिड ट्यूमर है जिसको हम लोग इंटरल्यूकिन 2 यूज करके पूरा का पूरा इसको गायब कर दिए थे, ये सिर्फ इस प्रॉपर्टी के बेसिस पे। तो हम देख लेते हैं कि होता क्या है अगर हम इंटरल्यूकिन 2 के बेसिस पे अगर ट्रीटमेंट करते हैं। तो अगर हम बात करें साइटोकाइंस की, तो साइटोकाइंस क्या होते हैं? साइटोकाइंस होते हैं इंटरल्यूकिन 2 और इंटरफेरॉन अल्फा। तो इंटरल्यूकिन 2 इंटरफेरॉन अल्फा जो सीक्रेट होते हैं इसके बेसिस पे हम लोग यूज करते थे। फिर अब जो रहता है जो नई कैटेगरी ऑफ ड्रग आ गई है उसको बोलते हैं इम्यून चेक पॉइंट इनहिबिटर्स। तो इम्यून चेक पॉइंट इनहिबिटर्स में जो आते हैं PD1 PDL1 और दूसरा जो रहता है कैटला 4। तो कैटला 4 क्या होता है? कैटला 4 एक ऑन एंड ऑफ स्विच होती है, जैसे हमारे घर में रहता है फैन, उसको बंद करने के लिए एक स्विच होता है, उसी तरीके से ट्यूमर के पास भी हमारी बॉडी में स्विच रहता है ट्यूमर के लिए, ऑन एंड ऑफ स्विच। तो अगर हम बात करें ये टी सेल का, तो ये टी सेल है, इस पे 2 रिसेप्टर्स होंगे, एक ऑन एंड ऑफ स्विच कैटला 4 होगा और एक PD1 होगा। तो ये PD1 जो रहता है एक तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, हम इसी को ही टारगेट करते हैं। और फिर ऐसे ही ट्यूमर सेल्स होगा, ये ट्यूमर सेल्स है, अब इसके होगा PDL1 और कैटला 4 यहाँ पे बाइंड कर रहा है। तो जो PDL1 होगा उसके बाद अगर हम बात करें तो कुछ हम ड्रग जो होगा वो PD1 और PDL1 पे काम करेंगी, तो ये जो आपस में इंटरेक्शन है उसको हम रोक सकते हैं। तो वो जो ड्रग कौन सी होगी जो PD1 पे काम करती हैं, PD1 पे जो काम करेगी हमने अभी डिस्कस किया, तो PD1 पे जो काम करेंगी उनको सबसे पहले बनाया गया और वही प्रीफर की जाती है। उसमें हमने पढ़ा निवोलुमाब और पेम्ब्रेलिजुमैब। तो पेम्ब्रेलिजुमैब अगर फेवरेबल रिस्क फैक्टर है तो हम जो है पेम्ब्रेलिजुमैब करते हैं, जबकि इंटरमीडिएट या पुअर रिस्क फैक्टर है तो निवोलुमैब का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। तो पेम्ब्रेलिजुमैब जो हम लोग जो ड्रग है इसको यूज कर सकते हैं किस बेसिस पे हमें पता चला, की नोट ट्रायल पे। तो पेम्ब्रेलिजुमैब जो रहता है वो की नोट ट्रायल, तो इसको हम कैसे याद कर सकें कि पेम ने जो चाबी थी अपने भाई को दे दी, तो पेम ब्रो की नोट, तो पेम ने अपनी चाबी जो थी भाई को दे दी। और फिर अब दूसरा जो है निवोलुमैब का जो यूज करते हैं हम लोग इंटरमीडिएट और जो रहता है पुअर इस कैटेगरी में, वो चेकमेट ट्रायल के बेसिस पे होता है। अब उसमें काफी सारे नंबर्स वाले ट्रायल होते हैं, जैसे 0 to 5 2 1 4 9 ER, तो इसमें 2 1 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी तरीके से की नोट में भी बहुत सारे ट्रायल्स होते हैं, मेन हमें की नोट ट्रायल जो रहता है पेम्ब्रेलिजुमैब से एसोसिएटेड है। और 5 6 4 4 2 6 ये सब याद करना चाहे तो कर सकते हैं। अगर ये 5 6 7 होता तो याद करना आसान भी होता है कि 5 6 7 हो गया और एक 4 + 2 = 6, तो ये हो गया, बट ये टफ है। फिर दूसरा जो रहता है PD L1 जो रहता है वो किस तरह का ट्यूमर पे, फिर हमने उस पर क्लासिकल जो कुछ ड्रग्स बनाई। तो ट्यूमर जो रहता था क्या रहता था, ट्यूमर इधर उधर घूमता है, इधर उधर मोशन करता है, तो इसलिए इसका सबसे पहले जो ट्रायल किया गया था IM मोशन, तो IM मोशन था। तो इसके मोशन को रोकने के लिए हमने क्या किया, तेजाब गिरा दिया, तो इसको बोलते हैं अटेजोलिमाब जो था IM मोशन के थ्रू पड़ा। दूसरा हमने जेवलिन थ्रो किया, तो जेवलिन थ्रो करने से भी इसका जो मोशन था रुक गया। तो हमने जो ट्यूमर का मोशन था कैसे रोका, एक पहले तेजाब गिराया, तो तेजाब जो था वो क्या था, अटेजोलिमाब। फिर दूसरा था जेवलिन थ्रो किया तो अवेल्यूमैब, तो जेवलिन में अवेली आ रहा है तो अवेल्यूमैब। तो ये जो रहता है PDL1 पे काम करते हैं। फिर जो इम्यून सिस्टम है हमारा, हमने PD1 तो देख लिया, उस इम्यून सिस्टम में एक कैटला 4 भी होता है। कैटला 4 भी जो रहता है, अब जो ये भी जो रहता है चेकमेट ट्रायल से पता चला था। तो ये जो रहता है बेसिकली पाइलीमोमैब, तो इसकी एक ही ड्रग होती है कैटला 4 पे बाइंड करती है, वो होती है पाइलीमोमैब। तो अब हम बात करें कि जो ये टी सेल होता है और ये ट्यूमर सेल होता है, तो ये रहा PD1 और PDL1। तो जो हमारी बॉडी होती है उसका जो PD1 होता है वो भारी होता है, 55 किलो डाल्टन का प्रोटीन होता है उसके पास, काफी भारी रहता है। जबकि PDL1 लाइगेंड जो रहता है 33 किलो डाल्टन का होता है, और इसको जो दूसरा नाम होता है CD279B7H1 भी बोलते हैं। तो यूजुअली जब ये आपस में बाइंड करते हैं तो क्या होता है, एक्टिवेशन। तो जब PD1 एक्टिवेट होता है तो ये क्या करेगा, ये एक पूरी फौज खड़ा कर देगा टायरोसिन फॉस्फेट का। अब टायरोसिन फॉस्फेटेज जो रहते हैं खड़े हो जाते हैं, और फौज जो रहते हैं किसमें बैठते हैं, बहुत सारे शिप में। तो एक शिप, 2 शिप, तो इसको बोलते हैं शिप 1 शिप 2। तो ये शिप 1 शिप 2 टायरोसिन फॉस्फेटेज, तो PD1 PDL1 से टायरोसिन फॉस्फेटेज होगा और शिप 1 शिप L1 ये हो जाएगा। तो इससे होगा क्या कि ये जो रहता है
अब ये सब अटैक कर देंगे और अटैक करके क्या करेंगे, PI3 AKT पाथवे और रैस मर्क और अर्क पाथवे जो रहता है उसको ब्लॉक कर देते हैं। तो रैस मर्क अर्क और PI3 AKT पाथवे, तो इससे होता क्या है कि टी सेल फिर जो है काम नहीं कर पाता है और इंटरल्यूकिन 2 का प्रोडक्शन भी कम हो जाता है और इंटरफेरॉन का प्रोडक्शन भी कम हो जाता है। तो हमने क्या समझा कि जैसे टी सेल है, टी सेल काम कैसे करती है, इंटरल्यूकिन 2 सिक्रीट करके और इंटरफेरॉन गामा सिक्रीट करके ये प्रोड्यूस कर रही थी। एक ट्यूमर आया, उसने क्या किया, पहले उससे दोस्ती की, टी सेल्स है, उसने दोस्ती के लिए अपना हाथ बढ़ाया, तो उसको बोलते हैं PDL1। अब वो जो है PD1 जो है दोनों ने आपस में बात किया। अब उसने जैसे बात किया तो ट्यूमर ने खूब सारे अपने शिप छोड़ दिए, शिप 1 शिप 2, और उसने क्या किया, जो टी सेल के अंदर जो पूरा घर था उसका तबाह कर दिया। जो एक पाथवे था PI3 AKT और दूसरा था रैस मर्क अर्क पाथवे, उसको एकदम ब्लॉक कर दिया, जिससे कि एकदम टी सेल जो है कुछ काम ही नहीं कर पाया। तो इससे फिर ये ट्यूमर जो है ग्रो करने लगा। इस तरीके से ट्यूमर ग्रो करता है। तो अगर हम कोई ऐसी चीज यूज करें जो इसको या इसको, इन दोनों में से इन दोनों की दोस्ती ही ना होने दे, तो ये टी सेल काम करता रहेगा और ये टी सेल जो रहेगा उसकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है PD1 PDL1। उसी तरीके से दूसरा जो रिसेप्टर हमने पढ़ा वो कैटला 4 था। तो दो तरह की जो टी सेल्स होती हैं, एक सी रहती हैं, एक टी रेगुलेटरी सेल्स होती हैं और एक जो नॉर्मल टी हेल्पर सेल्स होती हैं। तो जो रेगुलेट करती हैं उन पे जो रहता है कैटला 4 होता है। तो ये क्या करती हैं, कैटला 4, और जो एंटीजन्स रहती हैं, जो आर्मी रहती है हमारी, टी रेगुलेट कर रही है, तो इनसे ला के प्रेजेंट करती हैं। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये प्रेजेंट कर रही हैं एंटीजन को ले आकर के। और एंटीजन क्या होगा, ट्यूमर सेल्स। तो जब ये टी रेगुलेटरी सेल्स के पास आती है तो टी रेगुलेटरी सेल्स कैसे पहचानेगा कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, तो इस पे एक लाइगेंड होता है CD8086। तो अगर हम बात करें कि सबसे पहले हमने PD1 और टी सेल पे कौन सी ड्रग्स देखी थी, PD1 में सबसे पहले बनी थी निवोलुमैब, पेम्ब्रोलिजुमैब। अब जो पेम्ब्रोलिजुमैब है उसको हम लोग या तो एक्जिटिनिब के साथ यूज कर सकते हैं या लेनवाटिनिब के साथ यूज कर सकते हैं। तो जो पिम ने अपने भाई को चाबी दी थी और भाई क्या लेने गया था, कुल्हाड़ी लेने गया था, तो भाई ने क्या लिया, तो भाई जो है पिम ने जो चाबी ली थी, कीनो ट्रायल था इसमें, वो भाई जो लेने गया था वो चाबी लेने गया था। तो पेम्ब्रोलिजुमैब जो था लेनवाटिनिब और एक्जिटिनिब इसके साथ काम करता है। जबकि निवोलुमैब की बात करें, निवोलुमैब तो वो कैबोजेंटिनिब और इपाइलिमुमैब, तो इपाइलिमुमैब हमने पढ़ा था कहाँ था, ये यहीं पे था, इसी टी सेल पे ही है। तो कई बार हम लोग ये दोनों रिसेप्टर को ब्लॉक करने ले लेते हैं, दैट चीज इपाइलिमुमैब। तो निवोलुमैब को कैबोजेंटिनिब, ये निवोलुमैब क्या करता था, चेकमेट करता था, और इपाइलिमुमैब भी चेकमेट ट्रायल से पता चला था। फिर हम निवोलुमैब को यूज करते हैं इपाइलिमुमैब और दूसरा कैबोजेंटिनिब के साथ। फिर जो हमने PD L1 पढ़ा था, उस पे जो ड्रग काम कर रही थी, उस पे जो ड्रग काम कर रही थी एटोजिलिमैब, अटोजिलिमैब काम कर रही थी, और दूसरा अवेलुमैब। तो अटोजिलिमैब जो था उसके लिए अगर हम बात करें तो उसको हम विवासीजुमैब के साथ यूज कर सकते हैं और अवेलिमुमैब एक्जिटिनिब के साथ। तो ये जो है कॉम्बिनेशन है। फिर जो हमने कैटला 4 पढ़ा था, कैटला 4 किससे बाइंड करा था, B7 से। हमने ऊपर देखा था कि जो कैटला 4 है वो B7 से बाइंड करा है, ये रहा कैटला 4 और ये B7। ट्यूमर के पास यूजुअली जो रहता है, हमने क्या देखा था कि CD8086 से जो रहता है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल कैटला को प्रेजेंट करती थी और कैटला उनको मार देता था। लेकिन ट्यूमर क्या करता है, बहुत चालाक रहता है, उसके पास खुद का B7 रहता है और वो B7 से कैटला को बाइंड कर देता है, तो ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल काम नहीं कर पाती हैं। तो कैटला 4 जो है फिर काम नहीं कर पाता है। तो अगर हम बात करें, जो दो टर्म यूज कर रहे थे वो था लो वॉल्यूम डिजीज और हाई वॉल्यूम डिजीज। तो लो वॉल्यूम डिजीज जो रहता है हम लोग अगर लो वॉल्यूम डिजीज है तो हम दोनों आईओ यूज करते हैं, मतलब इम्यूनो ऑन्कोलॉजिकल ड्रग, दोनों इम्यूनो ऑन्कोलॉजिकल यूज करते हैं। दोनों इम्यूनो ऑन्कोलॉजिकल का मतलब है निवोलुमैब, पेम्ब्रोलिजुमैब, एटोजिलिमैब, एवोलुमैब, ये सब यूज करेंगे। बट अगर हम बात करें कि अगर हाई वॉल्यूम डिजीज हो गया तो ऐसे में हमें टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर्स यूज करना ही पड़ता है, क्योंकि टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर जो है रैपिड साइटो रिडक्शन में मदद करते हैं। तो हम जो है पहले क्यों नहीं यूज करते हैं लो वॉल्यूम में, क्योंकि हमें सिर्फ रिमिशन चाहिए रहता है, और रिमिशन लो वॉल्यूम डिजीज में जो रहता है आईओ यूज करके मिल जाता है। अगर हम टायरोसिन काइनेज यूज करेंगे तो साइड इफेक्ट ज्यादा होगा। तो लो वॉल्यूम डिजीज के केस में सिर्फ आईओ यूज करते हैं। तो बात करें टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर्स की, तो टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर्स अगर आरसीसी में बात करें कि होता क्या है, हमने डिस्कस किया था कि VHL जो रहता है उसका लॉस होता है, तो
हाइपोक्सिया इंड्यूस फैक्टर बढ़ जाते हैं। और ग्रोथ फैक्टर कौन से बढ़ते हैं? GLUT1 एक बढ़ता है, फिर वस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर बढ़ जाता है, प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर और टिश्यू ग्रोथ फैक्टर। तो टोटल 4 ग्रोथ फैक्टर बढ़ गए। पहला GLUT1, दूसरा है टिश्यू ग्रोथ फैक्टर, तीसरा प्लेटलेट डिराइव्ड और चौथा है VGF। और दूसरा जो रहता है, अगर हम बात करें तो रिसेप्टर के फॉस्फोराइलेशन को ब्लॉक करता है। तो इससे होता क्या है? PI3 AKT पाथवे ब्लॉक हो जाता है, RAS RAF मर्ग मैप काइनेज पाथवे ब्लॉक हो जाता है। जो हमने ऊपर डिस्कस किया था, RAS RAF मर्ग पाथवे जो ऊपर डिस्कस करे थे, वो भी ब्लॉक हो जाते हैं। और ये रहा RAS की PD1, ये टायरोसिन फॉस्फेटेज को शिप आ रहा था, शिप अटैक करके इन्हीं पाथवे को इनएक्टिवेट कर रहा था। तो ये तरीके से होता है, आरसीसी में ये प्रॉब्लम होती है। तो हमने क्या किया? टीकेआई बनाया। टीकेआई जो रहता है, पहले जो हमने बनाया था वो वस्कुलर एंडोथेलियल और प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर। तो पहला वस्कुलर एंडोथेलियल और प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, इनको ब्लॉक करती हैं। तो इनको जो ब्लॉक करती है, पहला फर्स्ट जनरेशन हमने बनाया। फर्स्ट जनरेशन में हमने सुनिटिनिब बनाया और ये इन दोनों के साथ साथ सी किट को भी ब्लॉक करता था। तो सुनिटिनिब जो थी वो सी किट जो था उसको भी ब्लॉक करती थी। फिर उसके बाद सोनेफिनिब के बाद हमने सोराफिनिब बनाया, जिससे नाम से ही पता चलता है रैफे, मतलब रैफ काइनेज था ये। तो इसमें एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी क्या हमने डाल दी कि ये VGFR PDGFR के साथ रैफ काइनेज इनहिबिटर भी है। फिर हमने सेकेंड जनरेशन बनाया। सेकेंड जनरेशन में ये प्रॉपर्टी तो पहले से ही रहेगी, VGFR PDGFR। अब सेकेंड जनरेशन में क्या हुआ कि जो हमने ड्रग बनाई वो था पैजोपानिब और एक्जिटिनिब। तो पैजोपानिब और एक्जिटिनिब जो था उसको हमने बनाया, और पैजोपानिब जो था वो भी सी किट को ब्लॉक कर रहा था सुनिटिनिब की तरह। और ये जो पैजोपानिब था उसको हमें कैसे पता चला? उसके बारे में कंपार्ज ट्रायल के थ्रू पता चला। तो कंपार्ज ट्रायल से पैजोपानिब के बारे में पता चला। और फिर जो एक्जिटिनिब है, एक्जिटिनिब जो अगर हम बात करें तो एक्जिटिनिब जो था एक्सिस ट्रायल से हमें एक्जिटिनिब के बारे में पता चला, नाम से ही पता चला है एक्जिटिनिब। तो ये जो रहता था, इसकी खास बात क्या थी? ये सिर्फ और सिर्फ VGFR पे ही काम कर रहा था। हम बोल रहे थे कि VGFR PDGFR पे काम कर रहा था, तो VGFR पे भी काम कर रहा था। तो हमने ऊपर डिस्कस किया था कि जो पेम्ब्रोली जो एटोलिजुमैब है, एवलीजुमैब है, तो हम क्या यूज कर रहे हैं? तो ये पेम्ब्रोलिजुमैब के साथ हमने एक्जिटिनिब भी यूज किया था और एवलीजुमैब के साथ भी एक्जिटिनिब यूज किया था। तो जो हम ये यूज कर रहे हैं, ये एक्जिटिनिब, ये सेकेंड जनरेशन का TKI है और सेकेंड जनरेशन का TKI है। और ये पेम्ब्रेलिजुमैब के साथ जब यूज करते हैं तो पेम्ब्रेलिजुमैब में पेम ने अपनी चाबी किसको दी थी? अपने भाई को। तो कीनोट ट्रायल से हमें इसके बारे में पता चला था, पेम्ब्रेलिजुमैब से। फिर अब हम बात करें, अब हम आ गए थर्ड जनरेशन। तो ये तो सेकेंड जनरेशन था। फर्स्ट जनरेशन में हमने क्या बनाया था? सुनिटिनिब, सोराफिनिब। फिर सेकेंड जनरेशन में हमने क्या क्या पाया था? हमने पाया था एक्स, तो पैजोपानिब और एक्सिटिनिब। तो एक्सिटिनिब। अब हम आ गए थर्ड जनरेशन। तो थर्ड जनरेशन में हमने क्या किया? जो बनाया कैबोजेंटिनिब, कैबोजेंटिनिब बनाया, लेनवाटिनिब बनाया और टिवोजानिब बनाया। तो जो थर्ड जनरेशन था उसमें हमने 3 ड्रग बनाई। हमने बनाया, जो कंप्यूटर में पढ़ते हैं, CLT। थर्ड जनरेशन 3 वर्ड का रहता है CLT। तो थर्ड जनरेशन जो रहेगा वो रहेगा CLT, कंट्रोल ऑल्ट डिलीट वाला CLT। तो कैबोजेंटिनिब बनाया, और कैबोजेंटिनिब जो रहता है VGFR पे तो काम करता ही था, अब मेटेक्सल पे भी काम करेगा। तो मेटेक्सल पे जो काम करता है, और कैबोजेंटिनिब हम लोग किसके साथ यूज कर रहे थे? हमने यहाँ पढ़ा था निवोलिमैब। निवोलिमैब के साथ हम कैबोजेंटिनिब यूज कर रहे थे, यहाँ देख सकते हैं। एक बार इसको क्लीन कर देते हैं। तो जो कैबोजेंटिनिब है हम निवोलिमैब के साथ यूज कर रहे हैं। ये रहा कैबोजेंटिनिब। तो निवोलिमैब के साथ हम क्या यूज कर रहे हैं? कैबोजेंटिनिब। और कैबोजेंटिनिब कौन सी जनरेशन की है? थर्ड जनरेशन की है। और ये बेसिकली जो है थर्ड जनरेशन की, और किस पे काम कर रहा है? मेट एक्सेल पे काम कर रहा है। तो मेट एक्सेल पे काम कर रहा है। जबकि पेम्ब्रोलिजुमैब के साथ हम कौन सा यूज कर रहे हैं? जो सिर्फ VGFR को इनहिबिट कर रहा है, एक्जिटिनिब, वो है सेकेंड जनरेशन, और वो सिर्फ VGFR को कर रहा है, VGFR। और एक्जिटिनिब को और किसके साथ यूज करते हैं? एवोलिमैब के साथ भी यूज करते हैं। तो ये यहाँ पे भी यूज कर रहे हैं एवोलिमैब के साथ। तो अगर हम बात करें, हम कैबोजेंटिनिब जो है, कैबोजेंटिनिब फिर किससे मिलेगा? हम किसके साथ यूज कर रहे हैं? कैबोजेंटिनिब हम निवोलिमैब के साथ यूज कर रहे हैं। तो निवोलिमैब और इपाइलिमैब किससे पता चला था? चेकमेट। तो ये भी चेकमेट ट्रायल से पता चलेगा। तो इसके लिए भी जो ट्रायल होगा चेकमेट ट्रायल होगा। और दूसरा इसका ट्रायल होता है मीटियोर ट्रायल। तो हमने इससे पहले कंपार्ज ट्रायल पढ़ा था। कंपार्ज ट्रायल से लिए था, नाम से पता चला था, PA आ रहा था बीच में, तो PA पैजोपानिब, पैजोपानिब के लिए था कंपार्ज ट्रायल। फिर अब आगे बात करें हैं, C के बाद L आएगा। L का मतलब होता है लेनवाटिनिब। लेनवाटिनिब, अब ये जो C वाला था वो मेट एक्सेल पे काम कर रहा था,
तो जो ये वाला है ये FGFR पे काम करेगा, FGFR और रेट पे काम करता है, FGFR और रेट पे काम करता है। इसकी खास बात ये रहती है। तो इसको भी हम लोग ऊपर अगर हम बात करें तो पेम्ब्रेलिजुमैब के साथ हमने यूज़ किया था। तो पेम्ब्रेलिजुमैब के साथ ये एक सेकंड जनरेशन यूज़ कर रहे हैं, अब ये एक थर्ड जनरेशन यूज़ कर रहे हैं। और ये जो थर्ड जनरेशन यूज़ कर रहे हैं ये किसके थ्रू आएगा, क्लियर ट्रायल। क्लियर ट्रायल से हमें पता चला था कि लेनवाटिनिब जो है अच्छी दवाई है, उसको यूज़ कर सकते हैं। तो क्लियर ट्रायल से हम पेम्ब्रेलिजुमैब यूज़ कर सकते हैं और इसको हम लोग एवरोलीमस से के साथ यूज़ कर सकते हैं, जो कि एवरोलीमस क्या होता है, mTOR इनहिबिटर होता है। आगे पढ़ेंगे। फिर जो टी है इसमें हो गया टीवोजानिब जो रहता है, जैसे एग्जिटिनिब सेकंड जनरेशन था सेलेक्टिव VEGFR, ये भी सेलेक्टिव VEGFR इनहिबिटर है टीवोजानिब। तो हमने डिस्कस कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं कि सबसे पहले हमने देखा था IMDC जब सिस्टमेटिक थेरेपी यूज कर रहे थे, IMDC के अकॉर्डिंग हम लोग जो था पेज देखते थे जिसमें 6 कैरेक्टरिस्टिक देखते थे। अगर वो कैरेक्टरिस्टिक नहीं है तो फेवरेबल होता था, और जब फेवरेबल रहता था तो हम कौन सी दवाई चलाते थे, पेम्ब्रेलिजुमैब। और पेम्ब्रेलिजुमैब किसके साथ यूज करते थे, लेनवाटिनिब के साथ यूज करते थे। और कौन सा ट्रायल होता था, ये क्लियर ट्रायल। तो क्लियर ट्रायल होता था। फिर ऐसे ही हम पेम्ब्रेलिजुमैब को सेकेंड जनरेशन के साथ, ये थर्ड जनरेशन था ना, अब सेकेंड जनरेशन एग्जिटिनिब के साथ यूज करते हैं, एग्जिटिनिब। और पेम ये क्या है, ब्रो। तो ब्रो ने अपनी चाबी किसको दी थी, भाई को दी थी। तो एग्जिटिनिब जो था उसके साथ यूज कर रहे हैं। ये कौन सा है, चाबी मतलब की नोट ट्रायल। तो की नोट ट्रायल से पता चला था। फिर अगला अगर हम बात करें तो अगला जो है इंटरमीडिएट या पुअर कैटेगरी में हम यूज करते हैं निवोलुमैब। निवोलुमैब को यूज कर रहे हैं हम लोग इपाइलीमुमैब से। और दोनों इपाइलीमुमैब क्या थी, कैटला 4। कैटला 4 किससे बाइंड कर रहा था, हम पढ़े थे B7। नॉर्मली वो किससे 80-86 से बाइंड करता है, बट बैक्टीरिया वायरस जो है बचने के लिए क्या ले आता था, B7। हमने अभी देखा था कैटला 4 का ये रहा B7। तो इससे जो बाइंड करेगा कैटला 4, ये जो रहता है ट्यूमर B7 ले आता है, बाइंड करके ब्लॉक कर देता है इपाइलीमुमैब। बट अब बाद में यूजुअली ये किससे बाइंड करता है, CD86 से बाइंड करता है इम्यून सिस्टम में, जो कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के ऊपर होती हैं। फिर अब आगे बात करते हैं, ये हमने डिस्कस कर लिया था, ये भी डिस्कस कर लिया था। फिर अब सेकेंड लाइन ऑप्शंस है। तो हमने जो है फर्स्ट लाइन ऑप्शंस पढ़ लिया। फर्स्ट लाइन ऑप्शंस हमारे पास जो था वो था निवोलुमैब और पेम्ब्रेलिजुमैब यूज करते थे। इसका कॉम्बिनेशन यूज करते थे जब बीमारी जो थी फेवरेबल रहती थी, और निवोलुमैब जब अनफेवरेबल या पुअर रिस्क होती थी। अब हम बात करें कैबोजेंटिनिब। तो कैबोजेंटिनिब जो है सेकेंड लाइन ऑप्शन होता है। ये हमें कैसे पता चला था, मीटियोर ट्रायल से। और लेनवाटिनिब और एवरोलीमस यूज करते हैं। और एवरोलीमस क्या है, mTOR इनहिबिटर। और निवोलुमैब मोनोथेरेपी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा था कि जो ड्रग्स हैं थर्ड जनरेशन की जो ड्रग्स थी TKI, तो हमने यहाँ पे पढ़ा था कि जो ये रहता है लेनवाटिनिब जो रहता है एवरोलीमस के साथ यूज कर सकते हैं, ये mTOR इनहिबिटर होता है। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि जो रहता है पेम्ब्रेलिजुमैब के साथ यूज करते हैं, इसको क्लियर ट्रायल बोलते हैं। फिर हमने जो आगे पढ़ा था वो था मीटियोर ट्रायल। मीटियोर ट्रायल में क्या था, कैबोजेंटिनिब। तो कैबोजेंटिनिब जो रहता है उसको मीटियोर ट्रायल के थ्रू पता चला था कि उसको जो है हम सेकेंड जनरेशन की तरह यूज कर सकते हैं। तो मीटियोर जो रहते हैं वो दूसरे बाहर से आते हैं, दूसरी जगह से आते हैं और धरती को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो कैबोजेंटिनिब भी एक मीटियोर है जो कि ट्यूमर को डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर अब जितना भी ये तो हम यूज कर रहे थे मेटास्टैटिक में। अब बात करते हैं एडजुवेंट थेरेपी। एडजुवेंट थेरेपी में अगर हम बात करें तो पेम्ब्रेलिजुमैब जो रहता है इंडिकेटेड रहता है, और वो किस लिए, की नोट से। हम बोले थे की नोट 567 कर लो, तो 564 है। तो जो एनसीसीएन रहता है वो क्या कहता है कि अगर हाई रिस्क कैटेगरी है तो ऐसे केस में, अगर हाई रिस्क कैटेगरी है तो हम एडजुवेंट इम्यूनोथेरेपी दे सकते हैं। तो हाई रिस्क कैटेगरी कौन से ट्यूमर होंगे, हाई रिस्क कैटेगरी जो होंगे, बस अगर हम बात करें ग्रेड 4 हम इसमें कौन सा बात कर रहे थे, हमने 2 ग्रेडिंग पढ़ी थी ISUP वाली। तो ISUP में न्यूक्लियोलाई देख रहे थे। तो न्यूक्लियोलाई में जो ग्रेडिंग है ग्रेड 4, अगर वो है तो हाई ग्रेड ट्यूमर रहता है। फिर T2 के बियॉन्ड जो रहता है, T2 के बियॉन्ड मतलब T3 T4 ये ग्रेड रहता है। नोट पॉजिटिव भी ग्रेड रहता है, और ग्रेड 4 है तो रहता है। तो ये हाई रिस्क डिजीज रहते हैं। ऐसे केस में हमें एडजुवेंट इम्यूनोथेरेपी देना ही पड़ता है, और हम जो है पेम्ब्रेलिजुमैब यूज करते हैं फॉर एडजुवेंट नीमोथेरेपी। ये तो सिस्टमिक तब यूज करते थे जब मेटास्टेसिस हो जा रहा था। अब बात कर रहे हैं प्रोग्नोसिस की या रिस्क मॉडल की। तो प्रोग्नोसिस बताने के लिए कुछ स्कोरिंग होते हैं। अगर हमने सर्जरी किया है, यूजली जो सर्जरी करते हैं हम लोग लोकलाइज डिजीज में करते हैं, T1 T2 में ज़्यादा सर्जरी करते हैं। और उसके बाद अगर हमें सर्जरी करते हैं उसके बाद प्रोग्नोसिस जानना होता है तो हम UCLA में
जो रहता है एक ग्रेडिंग स्कोर, उसको यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं UISS। UISS जो रहता है वो अब UCLA में भेजना होगा। पहले हमने ऑपरेशन किया और हमने स्पेसिमेन निकाला, स्पेसिमेन निकाल के फिर हम UCLA में भेजेंगे। तो UCLA भेजने के लिए हमें क्या करना होगा, GPS का यूज़ करना होगा। तो इसमें क्या होता है, GPS। तो G फॉर ग्रेड, P फॉर परफॉर्मेंस स्टेटस और S फॉर स्टेज। तो ग्रेड, परफॉर्मेंस, स्टेटस, स्टेज। तो हम देख लेते हैं UCLA। तो ये रहा UCLA। हमने ऑपरेशन किया, ऑपरेशन के बाद हमने जो अपना जो है पैथोलॉजी उसको भेजा, तो उसको हमने क्या निकाला, ग्रेड, परफॉर्मेंस स्टेटस और स्टेज। तो ये हो गया GPS। तो ये ग्रेड, ये परफॉर्मेंस स्टेटस है, ये ग्रेड और ये स्टेज। तो GPS से हम UCLA भेज देंगे और वहाँ पे UISS स्कोरिंग सिस्टम यूज़ करके फिर हम लोग रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन कर सकते हैं, आइदर लो रिस्क, इंटरमीडिएट रिस्क और हाई रिस्क। तो उसमें 5 ईयर सर्वाइवल जो रहता है अलग अलग रहता है। लो रिस्क कैटेगरी में ऑलमोस्ट अगर हम बात करें तो 91% और उसके बाद 80% और फिर हाई रिस्क 54%। फिर अगर हम बात करें, ये तो हमने UISS के बेसिस पे कर लिया। फिर दूसरा होता है कि हमने जो ऑपरेशन कर लिया है, अब हम चाहते हैं कि हमें पता चले कि उसमें रिकरेंस होगा कि नहीं होगा, रिकरेंस प्रेडिक्शन। और दूसरा हम जानना चाहते हैं कि मेटास्टेसिस होने के कितने चांसेस हैं। तो पहला, कोई भी पेशेंट आएगा तो ये जानना चाहेगा कि जो है वो बीमारी दोबारा होगी कि नहीं, रिकरेंस। और दूसरा ये जानना चाहेगा कि मेटास्टेसिस होगा कि नहीं। तो ये चीज़ जानने के लिए 2 स्कोर यूज़ करते हैं। एक होता है S साइन, ये भी मायो का स्कोर है। उससे पहले हम IBC थ्रोम्बस का स्कोर पढ़ रहे थे। ये दूसरा है S साइन। तो इसमें S का मतलब होता है स्टेज, SI का मतलब होता है साइज, G का मतलब होता है ग्रेड और N का मतलब होता है नेक्रोसिस। और जो दूसरा स्कोर होता है लिवोविच, जो कि पैथोलॉजिकल क्लिनिकल फीचर्स पे बेस्ड होता है, उसमें भी सेम यही चीज़ यूज होता है, स्टेज, साइज, ग्रेड, नेक्रोसिस। बस लिवोविच जो रहता है वो ज़्यादा बोलता है। तो ये जो बताएगा, क्या बताएगा, ये ज़्यादा लिवोविच जो है पूरा मैथ्स के बारे में भी बता देता है। जबकि S साइन है वो सिर्फ साइन देता है, साइन मतलब प्रेडिक्ट कर रहा है कि बीमारी जो है आएगी कि नहीं। तो मेयो वाले ये थे। तो अगर हम S साइन और लिवोविच देखेंगे तो लिवोविच जो स्कोर था, हमने क्या बोला था, वो लगभग S साइन जैसा होता है। तो अगर देखें तो सबसे पहले S क्या हो गया, जो रहता है टी कैटेगरी, मतलब साइज की बात हो रही है, तो ये टी हो गया। फिर उसके बाद अगर हम बात करें रीजनल लिम्फ नोड स्टेटस है, ये एन हो गया। फिर उसके बाद ट्यूबर साइज हो गया, फिर ग्रेड हो गया, और फिर जो रहता है हिस्टोलॉजिकल ट्यूमर नेक्रोसिस एन हो गया। तो ये जो रहता है रीजनल लिम्फ नोड, ये नेक्रोसिस। तो ये जो अगर हम एस साइन की बात करें तो एस साइन में जो एस रहता है वो क्या रहता है, स्टेज। तो हम जो है टी और एन से क्या बता रहे हैं, स्टेज बता रहे हैं, स्टेज ऑफ द डिजीज। फिर उसके बाद जो है एस आई से क्या बता रहे हैं, ट्यूमर का साइज बता रहे हैं। फिर जी से क्या बता रहे हैं, ग्रेड बता रहे हैं। और एन से क्या बता रहे हैं, नेक्रोसिस। तो ये भी एस साइन की तरह होता है। फिर हम लो रिस्क, इंटरमीडिएट और हाई रिस्क कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, जैसे कि और UIS में भी लो, इंटरमीडिएट, हाई कर रहे थे, इसमें भी कर रहे थे। अगर याद करना चाहें तो कर सकते हैं कि जो यूजुअली जो रहता है इंटरमीडिएट 3 to 5 जो रहता है इंटरमीडिएट रहता है, उसके नीचे जो रहता है लो रिस्क, उसके ऊपर हाई रिस्क रहता है। तो ये लिवोविच हो गया। फिर एस साइन स्कोर होगा, तो एस साइन भी लगभग वैसा ही रहता है। एस साइन स्कोर की अगर हम बात करें तो उसमें सबसे पहले हम क्या निकालें, टी, फिर एन। तो ये क्या है, टी निकाला, फिर एन निकाला, फिर इसमें ट्यूमर की साइज SI निकाला। तो ये दोनों मिला के क्या बना रहे हैं, स्टेज। फिर उसके बाद हम लोग ग्रेड निकाल रहे हैं, ग्रेड G हो गया और नेक्रोसिस NE हो गया। इसमें भी फिर हम लो, इंटरमीडिएट और हाई रिस्क कैटेगरीज में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। और इससे हम क्या जानते हैं, मेटास्टेसिस फ्री सर्वाइवल जानने की कोशिश करते हैं। तो ऑलमोस्ट रिकरेंस प्रेडिक्शन, मेटास्टेसिस फ्री सर्वाइवल सब सेम रहता है। तो अगर हम बात करें एस साइन, मायो, लिवोविच, तो सेम रहता है। फिर अब आगे बात करें IMDC को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हैंग क्राइटेरिया। पहले हम लोग यूज करते थे MSKCC से अब हैंग क्राइटेरिया में यूज करते हैं। MSKCC में LDH जो कंपोनेंट था उसको हटा करके हमने न्यूट्रोफिल और प्लेटिलेट को यूज करने लगते हैं। इसका बेनिफिट क्या रहता है, इससे हम सिस्टमिक थेरेपी प्लान करते हैं। अब बात करते हैं फॉलोअप। फॉलोअप कैसे करना है, तो हमने 3 कैटेगरी में पेशेंट जो रहता है डिवाइड करना होता है। पहला लो रिस्क, इंटरमीडिएट रिस्क, हाई रिस्क या लोकली एडवांस RCC। तो अगर हम बात करें लो रिस्क के जो पेशेंट रहते हैं, तो लो रिस्क के केस में हम लोग जो रहता है 3 साल तक फॉलोअप करते हैं। तो लो रिस्क अगर पेशेंट है तो 3 साल फॉलोअप करेंगे। फिर उसके बाद अगर इंटरमीडिएट रिस्क है तो 5 साल करते हैं, और हाई रिस्क कैटेगरी में 5 साल से ज़्यादा करते हैं। तो जो अगर लो रिस्क रहता है तो यूजुअली जो रहता है हम ज़्यादा पेशेंट को नहीं बुलाते हैं 3 साल तक, वो भी सिर्फ एनुअली करते हैं। तो एनुअली हम लोग पेशेंट को क्या करेंगे, CT एब्डोमेन करा लेंगे, थोड़े बहुत लैब करा लेंगे और क्लिनिकली एग्जामिन कर लेते हैं।
वही सेम काम अगर इंटरमीडिएट रिस्क रहेगा तो हम लोग हर 6-6 महीने पे बुलाते हैं, शुरुआत के 3 साल, फिर ईयरली बुलाएंगे 5 साल, क्योंकि इसमें हमें 5 साल तक फॉलो अप करना है। फिर उसके बाद अगर वही हमें अगर हाई रिस्क कैटेगरी का रहेगा तो हमें 3-3 महीने पे बुलाना है। तो पहले हम बात करें लो रिस्क में, तो इसमें 3 साल तक फॉलो अप चाहिए होता है, इंटरमीडिएट में 5 साल तक, इसमें 5 साल से ज़्यादा चाहिए होता है। तो लो रिस्क कैटेगरी में हम लोग यूजुअली 1-1 साल पे पेशेंट को बुलाते हैं, इंटरमीडिएट रिस्क पे 6-6 महीने पे, और जो हाई रिस्क रहता है 3-3 महीने पे बुलाते हैं। और ये रहता है शुरुआत के 3 साल की बात हो रही है, 3 साल के बाद सबको ही एक एनुअली ही बुलाते हैं। तो ये जो रहता है लो रिस्क, इंटरमीडिएट और हाई रिस्क कैटेगरीज के बेसिस पे होता है। ये स्ट्रेटिफिकेशन हम लोग IMDC या कोई भी रिस्क ग्रुप यूज करके कर सकते हैं। फिर अब बात करते हैं एडजुवेंट या न्यू एडजुवेंट। तो हमने तो एडजुवेंट तो यूज होता है, न्यू एडजुवेंट का कुछ खास रोल नहीं होता है, वो सिर्फ एक इन्वेस्टिगेशनल प्रॉपर्टी की वजह से है। और बेसिकली हम लोग स्ट्रेट वे सर्जरी के लिए ही मूव कर जाते हैं पेशेंट को, और इसमें जो है एक्जिटिनिब पैजोपानिब को ट्रायल पे लिया जा रहा है। तो मेन चीज़ है एडजुवेंट की अगर हम बात करें तो पहले जो एडजुवेंट यूज होता था वो था सुनेटिनिब, अब वो ऑप्शनल हो गया है। वो बेसिकली जो यूज होता था वो स्ट्रैक ट्रायल पे बेस्ड था, स्ट्रैक ट्रायल पे। अब जो यूज करते हैं मैनेजमेंट के लिए ऊपर जैसे डिस्कस किया था वो था पेम्ब्रेलिजुमैब। ये कैटेगरी 1 है NCCN में अकॉर्डिंग टू की नोट ट्रायल 564 564 567 नहीं है 564, ये रिकमेंडेड है एडजुवेंट के लिए। तो ये रहता है। अब सिंड्रोम की बात कर लें तो क्लियर सेल में VHL से एसोसिएटेड रहता है, जो कि 3p क्रोमोसोम पे होता है। पैपिलरी लेने में पप्पी लेने के लिए 7 आना रहता है, 7 आने के लिए मिलना पड़ता है, तो C-MET7 क्रोमोसोम। और पैपिलरी टाइप 2 की बात करें तो FH होता है, FH जो रहता है 1 क्रोमोसोम नंबर 1 पे होता है। और अगर हम बात करें बर्ट हॉफ ड्यूब सिंड्रोम, इसमें 2 बीमारियां होती हैं। बर्ट हॉफ ड्यूब इतना नाम बड़ा है तो इसमें क्रोमोफोब RCC भी हो सकता है या ऑन्कोसाइटोमा भी हो सकता है, इसमें फाल्कन जीन म्यूटेशन होता है। तो बर्ड हाउक में क्या है, कौन सी बर्ड रहती है, नाम से पता चल रहा है फाल्कन, फाल्कन बर्ड रहती है। बर्ड हाउक में फाल्कन बर्ड रहती है जो 17th क्रोमोसोम पे रहती है, और 2 अंडे देती है, एक क्रोमोफोर और एक ऑन्कोसाइटोमा। अगर प्रोग्नोसिस की बात करें तो स्टेज 1 स्टेज 2, स्टेज 1 T1 होता था, स्टेज 2 T2 होता था, स्टेज 3 T3, स्टेज 4 T4, और यहाँ पे नोट पॉजिटिव रहता था, ये जो रहता था मैट्स पॉजिटिव। तो स्टेज 1 में अगर बात करें तो सर्वाइवल ऑलमोस्ट 85 से 95% के बीच में रहता था, 5 ईयर सर्वाइवल। और स्टेज 2 में 85 से 95%, तो सर्वाइवल सेम रहता था। स्टेज 3 में जब अगर नोड पॉजिटिव हो गया या अगर ट्यूमर जो है बड़ा है बट अभी भी जीरोटा के अंदर, तो ऐसे केस में 70% सर्वाइवल हो जाता है। लेकिन वहीं अगर जीरोटा के बाहर चला गया तो बहुत मुश्किल हो जाती है, 20% सर्वाइवल हो जाता है। इसलिए इसमें एडजुवेंट थेरेपी भी नहीं यूज करते हैं। एडवर्स फैक्टर क्या होते हैं जो इस हाई रिस्क बनाते हैं, अगर हर ट्यूमर की तरह अगर लिम्फोवास्कुलर इन्वेजन होगा, सार्कोमोडॉइड फीचर होगा, नेक्रोसिस होगा, नोड पॉजिटिव है या पुअर परफॉर्मेंस स्टेटस है, तो ऐसे केस में जो रहता है एडवर्स फैक्टर होते हैं। मेन चीज अगर हम बात करें तो पार्शियल नेफ्रेक्टमी T1A के केस में स्टैंडर्ड होता है, और T1 सेलेक्टिव T1B में भी यूज कर सकते हैं। फिर रेडिकल नेफ्रेक्टमी जो रहता है उसमें लिम्फ नोड डिसेक्शन जो है करना जो रहता है, अगर क्लिनिकली नोड पॉजिटिव है तब करते हैं, स्पेशली इन केस ऑफ लोकली एडवांस डिजीज। फिर अगर हम बात करें कि पेम्ब्रेलिजुमैब, तो एडजुवेंट थेरेपी की अगर बात करें तो पेम्ब्रेलिजुमैब जो है स्टैंडर्ड है। और बेसिकली अगर हाई रिस्क क्लियर सेल RCC है तो उसमें हम लोग पेम्ब्रेलिजुमैब यूज करते हैं। फिर अगर हम बात करें निवोलुमैब और इपाइलिमुमैब, तो IMDC जो हम यूज करते थे क्राइटेरिया, उसके अकॉर्डिंग अगर कोई इंटरमीडिएट रिस्क या पुअर रिस्क है मेटास्टैटिक, तो उस ग्रुप में यूज करते हैं। तो रूटीन लिम्फ नोड डिसेक्शन इंडिकेटेड नहीं होता जब तक लिम्फ नोड नहीं होता है बड़ा। और सर्विलांस जो रहता है, हम लोग सर्विलांस डिस्कस किए कि सर्विलांस जो रहता है लो रिस्क, इंटरमीडिएट रिस्क और हाई रिस्क के बेसिस पे होता है, और उसके बेसिस पे हम 3 साल, 5 साल या 5 साल से ज़्यादा बुलाते हैं। फिर अब हम बात करते हैं जो हम परफॉर्मेंस स्टेटस की, जो परफॉर्मेंस है वो जानना जरूरी है। यूजुअली 80 या 80 से ऊपर होना चाहिए। हम लोग 80 या 80 से ऊपर क्यों बोलते हैं कि जब 80 तक रहता है पेशेंट तो वो अपना नॉर्मल एक्टिविटी कर सकता है और काम भी कर सकता है, उसको किसी की ज़रूरत नहीं होती है। तो 100 तो एकदम नॉर्मली होगा, और 90 अगर बोल रहे हैं तो थोड़ा माइनस साइन और सिम्टम्स होते हैं डिजीज़ के। जबकि अगर 80 बोलते हैं तो सम साइन और सिम्टम होते हैं, बट इन तीनों 80 तक काम कर लेता है। अब 80 से नीचे जब चला जाता है, जब 70, 60, 50 चला जाता है तो उसमें काम करने में दिक्कत आती है, और उसको फिर एक असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर हम 70 में बात करें तो वो अपना तो ध्यान रख लेता है, बट घर का जो काम होता है या कोई एक्टिव वर्क है वो नहीं कर पाता है। फिर 60 में अब वो अपना ध्यान रखने के लिए भी उसको
असिस्टेंस की ज़रूरत होती है हल्का फुल्का कभी कभी, और 50 में तो बहुत ही ज़्यादा असिस्टेंट की ज़रूरत होती है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे कोई हेल्प की ज़रूरत नहीं रहती है, एक आदमी अकेला रहता है, यहाँ पे 2 लोग रहते हैं। फिर अगर हम बात करें कि 40 से नीचे, ये 80 से नीचे है, 80 से अबव है, ये 40 या 40 से नीचे, तो ऐसे में पेशेंट जो रहता है एकदम डिसेबल्ड हो जाता है। और इसमें तो फिर जो स्पेशल कैटेगरीज के पेशेंट होते हैं वो आते हैं, इसमें तो अपना अपना ही ध्यान नहीं देख पाता है, जबकि इसमें थोड़ा बहुत ध्यान रख पाता है। तो 40 बिल्कुल डिसेबल्ड हो जाता है, और बहुत ही ज़्यादा सीवियरली डिसेबल्ड है तो 30, बहुत बीमार है तो 20, एकदम बिस्तर पे पड़ा है मोरिबंड और डेड हो गया तो 0। तो ये रहता है, ये कर्नॉफ्स्की परफॉर्मेंस स्टेटस है। और इसी तरीके से एक ईकॉग स्कोर होता है। और हमने जैसे बात किया था कि कर्नॉफ्स्की और ईकॉग में क्या डिफरेंस होता है, कि कर्नॉफ्स्की में अगर स्कोर बढ़ता है तो पेशेंट का जो होता है वो नॉर्मल ज़्यादा होता है, कि अगर 100 है तो मतलब नॉर्मल है। बट अगर ईकॉग में बात करें तो उल्टा होता है, अगर 5 होगा तो इसका मतलब पेशेंट जो है मरा हुआ है, डेड। तो इसलिए जो रहता है, हम पढ़ रहे थे कि ईकॉग जो है, अगर ईकॉग मोर देन इक्वल टू 2, अगर यहाँ से है इसके बाहर तो ये 1 स्कोर देता है आईएमडीसी में। आईएमडीसी जो रिस्क कैटेगरी है, अगर उसमें ईकॉग 2 है, 3 है, 4 है, 5 है तो 1 स्कोर देना पड़ता है हमें। तो अगर 0 की बात करें तो वो एक नॉर्मल आदमी की बात हो रही है। 1 की अगर बात करें तो इसमें जो रहता है एक्टिविटी जो रहता है रिस्ट्रिक्टेड रहता है, बट पेशेंट जो रहता है एम्बुलेटरी रहता है, हल्का फुल्का घर का काम, ऑफिस का काम, ये सब कर सकता है। फिर अगर हम ग्रेड 2 की बात करें तो इसमें भी पेशेंट एम्बुलेटरी रहता है, और इसमें बस अपना ध्यान रख सकता है। तो ग्रेड 2 में अपना ध्यान रख सकता है, घर का काम नहीं कर सकता है। और जो अगर हम बात करें कि जो ये है 50% ऑफ द टाइम ये उससे ज़्यादा जगह ही रहता है। फिर अगर बात करें थर्ड में, तो थर्ड में जो रहता है, हमने फर्स्ट में बात किया तो फर्स्ट में वो अपना काम और घर का काम कर ले रहा है, सेकंड में सिर्फ अपना काम कर रहा है, और थर्ड में अपना काम जो है वो भी ढंग से नहीं कर पा रहा है, उसके लिए केयर की ज़रूरत पड़ती है। एकदम बिस्तर पे पकड़ लेता है, और दिन भर जितने टाइम जगा रहता है उसमें 50% से ज़्यादा टाइम जो है बिस्तर पे ही लेटा रहता है। तो जैसे अगर रात को 12 घंटे सो रहा है, फिर दिन में 12 घंटे जग रहा है, तो 12 घंटे जो जग भी रहा है उसमें से 8 घंटे बिस्तर पे ही रह रहा है, तो कैटेगरी 3 है। कैटेगरी 4 की बात करें तो डिसेबल्ड, तो यहाँ पे 4 में डिसेबल्ड होता है, वहाँ 40 स्कोर पे डिसेबल्ड हो जाता है, जिसमें पेशेंट अपना ध्यान नहीं दे पाता है और बेड से कन्फाइंड रहता है, और 5वें में तो कंधा देना पड़ता है, और ही इज डेड नाउ।